गुड इवनिंग। आई एम ऑडिबल गाइस? ओके 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 Yes, it is done now. ओके। हेलो हेलो। एक मिनट। हाँ हेलो गाइस। तो आज क्या है, आज का टॉपिक क्या है? तो भाई तौसीफ भाई माने गाइस क्या क्या है आज? टॉपिक बताओ प्लीज। चलो हाँ। मुझे तो टीम ने आरडीएस बोला है। तो आरडीएस ले लो। हाँ चलेगा, आरडीएस ले लो क्या? ओके, आपका हुआ है क्या आरडीएस का सेशन? हाँ सेशन हो गया आरडीएस का। उसके बाद कोई लैब हुई क्या आरडीएस के बारे में? ओके ओके ओके। गाइस कोई शेयर करेंगे? कोई है क्या एडब्ल्यूएस कैंसल? अगर हम कर लेंगे भाई। हाँ तो आरडीएस लेंगे ना? या कोई है क्या कंसोल पे एडब्ल्यूएस के? होंगे तो प्लीज स्क्रीन शेयर करो ना। Yes, कर रहा हूँ शेयर। ओके ओके ओके। दिख रहा है स्क्रीन? अभी शेयर है। यस। ओके दिखा दिख रहा है। ओके ओके इन ब्लर आउट और कॉर्नर्स पे। दिख रहा है अभी? हाँ अभी चलेगा, आप कर लो। नहीं ओवरव्यू दे दो ना आरडीएस के बारे में, थोड़ा थ्योरेटिकल। ओके ओके कोई बात नहीं, बात नहीं, मैं और दे देता हूँ। क्यों यूजफुल है यूज केसेस थोड़ा सा। चलेगा चलेगा चलेगा।
आरडीएस जो अमेजोन की जो आरडीएस जो सर्विस है ना, ये अपने को डेटाबेस प्रोवाइड की, डेटाबेस की टाइप्स, माई स्केल आपने तो यूज ही किया होगा। माई जैसे वो आपको डेटाबेसेस प्रोवाइड करती है वो, रिलेशनल डेटाबेस सर्विसेज। तो उसमें अलग अलग टाइप्स के डेटा है, जैसे कि मैंगो डीबी, मारिया डीबी, आपने ही होगा इसमें season में। तो अपन इसके जो AWS इसके चार्ज देता है, मगर आपने जो ओपन सोर्स वाले अपने इकोसिस्टम में माइस्क्ल का ये किया होगा ना अभी तक, जो एक प्रीरिक्विजिट्स वो किया होगा ना, अपने इकोसिस्टम है आपका? हाँ हाँ किया है। हाँ तो यस यस उसमें हो गया। किया है, MySQL इंस्टॉल किया है। हाँ, तो जो अपना जो माइस्क्ल रहता है वो कौन सा वाला जो अपन स्क्रिप्ट के थ्रू करते हैं ना, वो ओपन सोर्स वाला माइस्क्ल है। ओके। तो उसकी जो मतलब उसकी कुछ मतलब ये नहीं रहती है, वो फ्री वाला रहता है। इसमें कैसा है, अपने को रेप्लिकेशन मिल जाते हैं और इसकी फुल सिक्योरिटी है। जैसे इसमें अपने को कैसे स्केड्यूल स्नैपशॉट निकालना हो तो मतलब एक वर्ड में बोलना हो तो मतलब फुल्ली मैनेज भी, और फुल्ली उसकी ड्यूरेबिलिटी और अवेलेबिलिटी बहुत ज़्यादा है इसमें। तो इसलिए आरडीएस का मतलब सर्विसेज यूज करते हैं ज़्यादातर। इसमें भी माई दिया है, मगर इसके जो माई है उस वो माई और इसमें डिफरेंस ऐसा है कि वो ओपन वास्ते मतलब उसका कुछ मतलब कर दिए कोई यूज करते, मगर अभी आरडीएस कर रहे। तो इसमें वो मैं जैसे जैसा मतलब जैसे चलूंगा वैसे बताता जाऊंगा कि उसका कैसे कैसे मतलब यूज करना है, और उसके बेनिफिट्स और उसके जो अभी क्यों इसको ज़्यादा यूज करते हैं ये बताता जाऊंगा मैं। सो तुसी भाई करो, एक क्रिएट डेटाबेस करो फर्स्ट। EC2 इंस्टेंस वगैरह कुछ लॉन्च करने की जरूरत नहीं कनेक्ट करने के लिए उसको, नहीं या नहीं डायरेक्ट करेंगे ना, कर? पहले अपन क्या करेंगे, पूरा पूरा एक डेटाबेस का पूरा बनाएंगे पूरा। ओके उसके बाद अगर आपको लगता होगा तो अपन एक इंस्टेंस पे उसको भी कनेक्ट कर देंगे। ओके ये भी ओके यही बहुत वास्ट है, पूरा स्टेप अपन पूरा मैन्युअली करने वाले हैं ना। उसमें दो ऑप्शन, एक मतलब आपने विजिट किया होगा ना कभी, यस यस, उसमें कैसे एक मैन्युअली करते हैं और एक पूरा रहता है और ऑटोमेटिक रहता है, हाँ, हाँ तो सब इसमें डेटाबेस। इसमें वैसा है। तो ओके, करो एक बार क्रिएट, मैं आपको बता दूँ। ये RDS क्रिएट होने बहुत टाइम लेता है। हाँ, ये है थोड़ा ये मसला। ऐसा क्यों है कि आरडीएस जो है ना, मतलब ये जो डेटाबेस की बहुत ज्यादा मतलब क्या बोले उसको, मतलब ये अपन अपने को पूरा इजी इजी लगता है, मगर ये ऐसा है कि डेटाबेस बहुत ही मतलब सेंसिटिव चीज है ना। यस यस, तो हाँ, तो इसलिए ये सब देखो, इसमें दो ऑप्शन है, जैसे कि एक है स्टैंडर्ड क्रिएट और इजी क्रिएट। वो जो इजी क्रिएट है ना, ये अपन ज्यादा यूज नहीं करते। मतलब ये कैसे, देखो क्लिक करो तो सिर्फ मैं आपको बता दूं। देखो जब आप यूज कर देना, नीचे आ जाओ एक बार। देखो इसमें क्या करना है, सिर्फ यूज करना है, और इसमें कौन सा भी, जैसे कि देखो माई स्केल, एक बार क्लिक कर दो माई स्केल पे। देखो नीचे अगर आ गए आप, तो सिर्फ आपको देखो ये इतने ऑप्शन, और नीचे आ जाओ, और आ जाओ। खत्म हो गया। बस ये खत्म हो गया। मतलब जैसे कि आप यूपीसी कर दे ना हम्म, डायरेक्टली ये, हाँ ये कुछ मतलब इसके कुछ कॉन्फ़िगरेशन नहीं रहता, कुछ नहीं रहता, ये पूरा ऑटोमेटिकली कर देता है। मगर उसमें कुछ अपना ऐसा है कि अपन ये नहीं कर सकते ना, क्योंकि अपने को एक अगर मैनुअली करना होगा अपने हिसाब से पूरा एक मतलब उसको पूरा कॉन्फ़िगर करना होगा। अपने कुछ टास्क मतलब अपने जो टास्क अपने हिसाब से देने होंगे, इसलिए अपन स्टैंडर्ड ही करेंगे जैसे कि ऊपर है। मतलब फ्लेक्सिबिलिटी इसमें कम है हाँ इसमें इजी मतलब क्रिएट में। मतलब अपने हम्म, जैसे कॉन्फ़िगरेशंस चाहिए अपने को, हाँ वो वो नहीं, कॉन्फ़िगरेशंस करने के हाँ लिए फ्लेक्सिबिलिटी कम है। ओके यस यस यस। स्टैंडर्ड में कैसा है, इसमें सब अपने हिसाब से task दे सकते हैं अपन। जैसे कि अभी ये तो ये जो है ना, वो ये जितने जो 6 अपने जो अब डेटाबेस की जो टाइप्स है, तो इसमें सब अवेलेबल उसमें भी है। मगर उसके बाद जो है शेड्यूल रहता नहीं है, नहीं दूर जा, उसके बाद पढ़ रहा बहुत हूँ, सारे जा मार ऑप्शंस दूंगा। रहते हैं, वो उसमें अवेलेबल नहीं। तो इजीली अपन अब अपने को तो पूरा सीखना है, इसलिए अपन स्टैंडर्ड से स्टार्ट करेंगे। इजी तो आपको कोई भी मतलब 2 मिनट में आप खुद देख लेंगे तभी सीख जाएंगे। मगर ये ओके स्टैंडर्ड में बहुत ज्यादा है, मतलब जो प्रोडक्शन में भी चलता है ना, वो स्टैंडर्ड ही चलता है, क्योंकि उसमें अपने हिसाब से पूरा टास्क दे सकते हैं अपन। सो
अपन अभी जो है अमेजोन का जो है ये सब, ये तो सबको सर समझे आपको, मगर अभी फिलहाल के लिए अपन माइस्क्यूएल को ही लेंगे। तो माइस्क्यूएल को किया ना आपने, तो नीचे आ जाओ। ओके भाई, किसका माइक ऑन है थोड़ा म्यूट कर दो ना, नॉइज आ रहा है। हाँ, ये इंजन वर्जन एक मिनट, तो सिर्फ किसका चालू है, हो गया ना म्यूट? ओके। और देखो ये जो इंजन वर्जन है ना, हाँ ये कभी भी उस पर क्लिक करो भाई। ये सबसे मतलब ये जो मेन चीज है, जो इंजन वर्जन रहता है, जो ऑटो आ जाता है कुछ भी, मतलब 8.0 3.0 कुछ भी, मगर ये डायरेक्ट उसको मैनुअली नहीं लेना है उसको ना। अगर आपने ये लिया तो आपका जो क्लस्टर है उसको सपोर्ट नहीं करेंगे कभी भी। अपना जो अभी आप कौन सा वर्जन यूज करते हो सीडीएच का? 6.2 पॉइंट क्या? 6.1 पॉइंट 5.1 ओके, तो देखो 5 पॉइंट होगा, तो कभी भी याद रखना फोन के लिए जो 5.7 पॉइंट है क्या, वो ये 5.7 पॉइंट ये 3.7 भी ले सकते हैं अपन। तो हमारे टाइम ये लेते थे, मगर अब उस पर अपडेट हो गया, जैसे कि इसमें 3.8 आ गया है। तो 3.7 मतलब ये जो जो 5 वाले जो है ना, उसकी वर्जन इतना याद रखने का। ओके जिसके अपन अभी ले लो 5.7.40। सर इसका रेंज कहाँ से स्टार्ट होता है 5.16 के लिए इंजन का? ये देखो 8 से ज्यादा नहीं ले सकते इसका। मतलब अपन जो अभी 5.6 ले रहे हैं, 5.2 का अपन, तो इसका जो क्लिक करने के बाद देखो अपन ये जो 8 वाला है, ये कब यूज होगा ये माइस्क्यूएल का? जब आपका जो सीडीपी में जाएंगे आप, मतलब इसका जो आप सीडीएस जब वर्जन जो हो जाएंगे ना, तभी सीडीपी आप में ये यूज कर पाएंगे। सीडीपी में तो आपका जो सॉरी सीडीएस सीडीएच सीडीएस मतलब सीडीएस का अगर जो, हाँ अभी आपका जो वर्जन है उसको वही कंपेटेबल जो है ना, वही है 5.7.40 या 5 पॉइंट का मतलब ये अपन ये भी ले 38 ले सकते हैं, 37 भी ले सकते हैं। मगर ये 5 पॉइंट की जो सीरीज है ना, इससे जो सबसे हाई वाला है यही लेने का, मतलब 5 पॉइंट का सबसे हाई वाला लिया है तो वो अच्छे से सपोर्ट करता है। इसका ये नोटिफाई कंपैटिबिलिटी करता है क्या ये कि क्या कंपेटिबल करके सिलेक्ट करने के बाद? हाँ ये तो, हाँ ये करता है ऑब्जेक्ट पे, मगर उसको क्या है मालूम है कि जो क्लाउडेरा का जो डॉक्यूमेंटेशन है ना, उस पर क्लियरली उन्होंने दिया है कि ये अगर आपने लिया तो ये सपोर्ट ही नहीं करेंगे उसको। अगर अभी अभी भी ले लिया आपने तो बाद में आपको इजीली एरर दे देगा। इसलिए कभी भी याद रखने का कि अगर आपने को जो 5 पॉइंट वाला जो सबसे हाई वाला है ना, वही लेने का। अभी तो हमारे टाइम पे जब हम करते थे तो हमारे 5.7.37 था, तो अभी कैसे AWS अपडेट हो जाता है, तो अभी उन्होंने 40 तक लिया है, तो 40 सबसे मतलब एक कंफर्टेबल है उसके लिए, तो 40 ले लेने का। ओके, उस पर क्लिक कर दो। ये 6 और 7 के लिए फिर 8 वाले कंपेटिबल रहेंगे क्या? हाँ यस 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 यस। ओके। जितने अभी अभी इसके बाद अपन 6.2 भी करेंगे ना अपन, तो इसको भी ये ले सकते हैं अपन, कोई प्रॉब्लम नहीं। और ये लेने का मतलब 5 पॉइंट के सीरीज का सबसे हाई वाला लेने का। और अभी देखो नीचे वाले जो टेम्पलेट्स दिए वाला है, ये प्रोडक्शन को है और एक डेवऑप्स के लिए, टेस्ट के लिए, अपन तो उस स्पीड के नहीं है। और ये जो फ्री टियर है, तो देखो ये जो फ्री टियर है, अपन मतलब अपन सोचेंगे कि हम थोड़ा सा अपना अभी का मतलब अपन तो प्रैक्टिस करें तो अपन पैसा बचाएंगे इसलिए करेंगे, मगर इस पे जो है ना, इसमें और प्रोडक्शन में थोड़ा सा डिफरेंट है। मगर आपने तो प्रोडक्शन में जाना है ना, कंपनी में थोड़े अपन फ्री टियर करने वाले हैं। यस तो आरडीएस कभी भी मतलब कुछ ज्यादा बिल नहीं आएंगे, इसलिए ना प्रोडक्शन का ही करने का इधर। ईडीआर में क्या है, जो नीचे वाली जो रहती है ना, वो जो टास्क वो नहीं रहते, तो अपन जब रियल में जाएंगे तो आपने को प्रॉब्लम आ जाएंगे। तो थोड़ी को ना प्रोडक्शन जाएगा, जो अपने को टास्क लगते हैं ना नीचे को, जो अभी यूज करते हैं प्रोडक्शन में, मतलब रियल टाइम में जो ऑर्गेनाइजेशन यूज करते हैं, प्रोडक्शन को ही कर देने का, बिल का इफेक्ट नहीं करता है। और अपने को सीखने को पूरा जो प्रोडक्शन लेवल का जो रहता है ना, वो सीखने को मिलता है। सो देखो अभी नीचे आ जाओ, जो अबिलिटी आपने को पता होगा, अवेलेबिलिटी और ड्यूटी। अभी ये कैसा है देखो, ये मल्टी एजी और सिंगल एजी। मल्टी एजी रहता है ना, तो रहता है कि अपने अपने को पता होगा ना, जैसे कि अपन एसडीएफएस का कैसे अपन 3 एप्लीकेशन बनाते हैं अलग अलग एजी में। यस ये क्यों बनाते हैं अपन कि अपना जो डेटा है वो फुल सिक्योर रहेगा। मतलब अगर एक अपने ये भी हो गया डाउन, तो अपने 2 एजी स्टार्ट रहेंगे इसलिए। तो इससे जब इंडस्ट्री में बहुत सारे हैं अभी अभी ऑर्गेनाइजेशन जो सिंगल एजी भी यूज कर रहे हैं, तो अपना उनको मतलब
सबसे जो बेस्ट प्रैक्टिस है और जो सब बेस्ट तरीका है यही है मल्टी एजी। इससे क्या होता है कि अपना मतलब सबको पता है कि डेटाबेस मतलब डेटाबेस सबसे सेंसिटिव रहता है। तो अगर सिंगल एजी में रखेंगे और अगर कुछ प्रॉब्लम आ गया है, अगर वो क्रैश हो गया है, तो डेटाबेस ही खत्म हो जाएंगे ना। तो जब भी मतलब ये इसलिए कभी भी मल्टी एजी होने का, अगर आपने आपकी जो ऑर्गेनाइजेशन अगर वो सिंगल एजी होगा भी, तो आपका वो काम बनता है कि आपको उनको बताने का कि भाई मतलब उनको थोड़ा सा ये कर दे दिखाने का, मतलब थोड़ा सा प्रैक्टिकली बोलने का कि सबसे जो बेस्ट तरीका है वो मल्टी एजी का है। क्योंकि अगर एक इंस्टेंस सॉरी अब एक अवेलेबल अगर ये भी हो गया है, कोई दिक्कत नहीं, अपना दूसरी इसमें रहता है अपना डेटाबेस। तो अपन तो अभी के लिए मल्टी एजी करेंगे, और मतलब ये बेस्ट प्रैक्टिस भी है, और आपको यही ज्यादातर मतलब आप यही होने वाला है वैसे। अभी नीचे फिर अपना जो डेटाबेस का जो नेम है क्या, समथिंग समथिंग, आप कुछ कभी चेंज करो उसका नाम, मतलब आपको थोड़ा समझ में आएगा आगे। ओके। और या जो अपना जो क्रेडेंशियल है उससे मतलब आप या ऑप्शंस रहते हैं, जैसे कि या आप ये एडमिन ही रखते, मतलब ये जो यूजर है ना, इस ये अपन अभी एडमिन यूजर, इसलिए या बदल भी सकते हैं, मगर अभी अपन यही रखेंगे। अगर आपने इधर आपका नाम भी डाला और जब अपन वहाँ एक्सेस करेंगे ना, तो यूजर में जैसे हाइपन यू करने के बाद यूजर के मतलब एडमिन की जगह पे अपना मतलब यहाँ जो रहेंगे क्रेडेंशियल का जो यूजर नेम वही डालना पड़ेगा। इसलिए अभी एडमिन और आपके जो स्क्रिप्ट यूज करते हैं उसमें भी एडमिन ही रहता है। तो मतलब अभी के लिए एडमिन रहे, मगर समझने के लिए समझ लो कि जो मास्टर यूजर रहता है ना, या अपन चेंज कर सकते हैं, और या आप कंपनी में भी यह चेंज हो जाता है, मतलब जो एडमिन है उसका कुछ भी आ जाता है, यूजर नेम या उसका जो सीक्रेट रहता है वो आ जाता है। मतलब अभी के लिए अपन एक डेमो के लिए एडमिन ही रहेंगे। उसके नीचे एक ऑप्शन देखो, ऑटो जनरेट पासवर्ड। तो ये एक ऐसा रहता है, ये अगर कर दिया तो अपन जब भी डेटाबेस में जाएंगे ना, तो वो ऑटो पासवर्ड हो जाएगा। आपने सेल पे देखा होगा, जब अपन अभी आपका जो है ना माई स्केल, उस पर देखता है एक पासवर्ड आता है ऊपर एक छोटा, वो अपन कॉपी करके नीचे डाल देते हैं, है क्या? आपने किया है ना? हाँ हाँ, Yes. उसको मतलब ओके ये एक पासवर्ड जनरेट कर देता है एडमिन, मतलब हर बार अलग अलग जनरेट कर देता है। तो इसके अलावा नीचे अपन क्या करेंगे, आपका खुद का एक पास रहेंगे, जो मास्टर पासवर्ड है ना वो नीचे, हाँ यही यूज करेंगे। मतलब क्या है, ये ऑटो जनरेट नहीं करेंगे, ये आप किसी को एक ही पासवर्ड रहेगा। हाँ, कर दो कुछ भी, पास @123 कर दो ना, तो कुछ भी नहीं कर दो मतलब। ओके। चलो अच्छा जा इनवाइट बता रहा है। सपोर्ट नहीं करेगा उसमें। @ मत डालो, जान दो, दूसरा डालो, वो बोल रहा है ना नीचे। तो ये हाई अवेलेबिलिटी के लिए कर देता हूँ कि नहीं ले रहा। स्पेशल कैरेक्टर कोई भी नहीं लेता वो। नीचे लिखा हुआ ये ना नहीं लेता है। नहीं हैश लो एडमिन 1 2 3 डाल दो ना, सिंपल। क्या बोला? हैश लो भाई, हाय हैश लगाओ, हैश लगाओ, एडमिन हैश 1 2 3 लगाओ। और जो पहले आप शायद कैपिटल पहले तक अभी वो हाँ, नहीं दिखाएगा। हाँ ले रहा है अभी। हाँ याद रखो पासवर्ड 1 2 3 है, बाद में भूल गया था। एडमिन 1 2 3 ना, पासवर्ड 1 2 3 PASSW ऑलरेडी। हाँ ओके 1 2 3 नीचे आ जाओ। और ये जो है ना इंस्टेंस कॉन्फ़िगरेशन, इसमें जो 3 टाइप है, जो मतलब ये जो इंस्टेंस के क्लास है, जैसे कि उधर अपन AWS की जो क्लास रहते हैं ना, वो ऐसे इधर स्टैंडर्ड क्लासेस, मेमोरी ऑप्टिमाइजेशन क्लासेस, और ये जो है बस टेबल जो क्लासेस। स्टैंडर्ड क्लास कब रहता है इसमें, मतलब देखो अभी क्लिक किया आपने
स्टैंडर्ड पे। ओके, देखो नीचे क्या है, M5 एक्स्ट्रा लार्ज में ऑटोमेटिकली आया, मतलब आपने कुछ किया है उसको नहीं किया है। तो ये जब अपन ये अभी तो जो ऑर्गेनाइजेशन रहती है जो स्टैंडर्ड वाले रहते हैं ना, ये इस पे नीचे क्लिक कर दो, क्लास पे क्लिक कर दो, ये जो है ना, हाँ, नीचे नीचे नीचे, हाँ M5 लास्ट पे क्लिक कर दो ना, क्लासेस पे। हाँ हाँ देखो इसमें किसका तो भी नॉइस आ रहा है। सागर करके है कोई और। देखो ये जो स्टैंडर्ड है ना, इसमें इसमें जितने भी अपना जो क्लासेस है पूरा देखो, इसमें कभी भी आपको T2 माइक्रो ये नहीं मिलेगा। नीचे लो खुशी भाई, देखो स्टैंडर्ड में सब M5 से स्टार्ट होता है, M5 एक्स्ट्रा लार्ज, M4 एक्स्ट्रा लार्ज। स्टैंडर्ड में इसका मतलब इस कंपेयर स्टार्ट ही यहाँ से होती है, 8 GB रैम से स्टार्ट होती है स्टैंडर्ड की। तो कोई कोई जो छोटे वाले जो रहते तो उनके अगर ये नहीं रही ना तो वो यूज नहीं कर पाएंगे नहीं, तो ये कौन यूज कर पाता है, जो बड़ी बड़ी जो है इसमें बहुत सारा डेटाबेसेस क्रिएट होता है। अरे यार कौन है वो, उसको बोलो ना। अहमद ठीक अहमद रिलीज में आपके साइड से म्यूट कर दो सबको। मैं वही देख रहा हूँ, मेरे साइड से भी नहीं हो रहा है। लगा के छोड़ के चले गए यार। बर्तन मांज रहे हैं। ओके सॉरी, ये मैंने रिमूव कर दिया, मेरे को दूसरा ऑप्शन नहीं था मेरे पास। चलेगा। तो ओके देखो मैं क्या बोल रहा था, जो स्टैंडर्ड वाले रहते हैं ना, स्टैंडर्ड क्लासेस में पूरा जो मतलब सीपीयू का जो रेंज होती है स्टार्ट, वो 8 GB से, मतलब जो कोर्स रहते हैं 8 GB से उसकी स्टार्ट होती है। तो इससे क्या होता है, जो छोटी मिड साइज वाली जो रहती है ऑर्गेनाइजेशन, वो ये यूज नहीं कर पाएंगे ना, क्योंकि ऐसे बहुत सारे जो कंपनी जो स्टार्टअप कंपनीज रहती है या मिड साइज वाले, उनका डेटाबेस कुछ इतना नहीं रहता जैसे कि इतना जो इसका जो स्टैंडर्ड का जो नेटवर्क बैंडविड्थ है पूरा हाई है, मतलब इसका परफॉर्मेंस हाई है, इसका लेटेंसी भी हाई है। तो इसलिए ये जब बड़ी बड़ी जो कंपनी वही यूज कर पाती है। और उसके बाद जो ये रहते हैं ना, इस पे ले लो मेमोरी ऑप्टिमाइजेशन प्लान। इसमें नीचे में जो ऑप्शन दिया हुआ है इंक्लूड प्रीवियस जनरेशन क्लासेस, उनके पूरी सीरीज ले लेगा। हाँ नहीं, मैं बताता हूँ उसके बारे में बताता हूँ। अभी ये जो मेमोरी ऑप्टिमाइजेशन, इसमें जो जिस मतलब इसके देखो रैम्स, वो देखो रैम देखो स्टार्ट कहाँ से होती है, 16 से स्टार्ट होती है इसकी। मतलब जो अपने को मतलब इसके जो CPU 2 से स्टार्ट हो जाते हैं। ये कैसे है, जो मेमोरी ऑप्टिमाइजेशन जो इसको फास्ट में, मतलब जो डेटाबेस रहता है ज्यादा, मतलब सेंसिटिव होने साथ साथ मतलब ज्यादा रहता है, तो वही एक यूज कर पाते हैं। हालांकि इसकी जो कॉस्ट है ना ज्यादा रहती है, तो इसीलिए जो मिड साइज या स्मॉल वाले ने इसको यूज नहीं करते। और जो सभी वाले मतलब जो नॉर्मल इन जनरल यूज करते ना, ये सब यही रहते हैं जो ब्रस्टेबल है ना, ये ये मतलब मिड साइज स्टार्टअप कंपनीज ये सब इसमें आए रहते हैं। फिर देखो इसमें अपने जो 1 GB से रैम से स्टार्ट हो जाती है, क्योंकि मतलब प्राइस भी कम होती है और जो कंफर्टेबिलिटी रहती है, मतलब इसके अपन ने अभी जो ऊपर में लिया है, अगर अपन ने उतने इसमें अगर लिया होता, जो अपने वर्जन लिया है जो 5.3.40 वाला, और वो स्टैंडर्ड पे किया होता ना, तो वो उसको वैसे सपोर्ट भी नहीं किया होता, क्योंकि स्टैंडर्ड का और अपना वो जो वर्जन है वो मैच नहीं हो पाना, क्योंकि वो अपना जो कंपेबिलिटी भी नहीं मिलती है। इसलिए अपन जो है ना बस टेबल से ही करते हैं। और बस टेबल से देखो इसमें भी इतने ही है, इतने भी यहाँ भी कैसे दिया है, मतलब जो अभी अभी जो AWS ने जो अभी इसमें लॉन्च किया है इतने ही, मगर जो पुराना वाला जो वर्जन था AWS का, ओके मतलब जैसे कि स्टार्ट कहाँ से किया है इन्होंने, T3 माइक्रो से। और अपन जो अपने फ्री टियर में यूज कौन से करते हैं, T2 माइक्रो। हाँ, तो इसके लिए अभी जो भाई ने बोला था नीचे, कट कर दो एक बार।
हाँ ये देखो, ये जो ये ना प्री जनरेशन क्लासेस, इस पे क्लिक करने का और ऑफ कर दो उस पे क्लिक। देखो अभी ये जो पूरे फैमिलीज बढ़ गए इसमें, अभी स्मॉल T2 से स्मॉल T2 माइक्रो में भी आ गया है। मतलब ये जो AWS का पुराना वाला जो वर्जन था, जिसमें मतलब आप इसमें ले सकते हैं, जैसे कि आप ले लो अभी T2 माइक्रो अपना जो अपने ये सिर्फ अपन इसके लिए ले लें, मतलब एक कंपनी में तो कभी लेते नहीं है T2 माइक्रो, क्योंकि ना स्मॉल वाला उनका भी नहीं रहता है। मगर जो रहता है कुछ कुछ स्टार्टअप वाले, जिनको बहुत ही मतलब कॉस्ट का सेविंग करना है, सकते हैं कि 1 GB रैम भी कुछ कम नहीं रहती इसके मुकाबले, जो अपना वहाँ के जो ओपन सोर्स वाले उसके मुकाबले ये भी बहुत ज्यादा, क्योंकि उसकी सिक्योरिटी प्लस सब आ जाता है उसमें। सो POC में वगैरह लेते होंगे सर इसको? क्या बोले? POC यस यस यस, POC के लिए तो है ना, वही लेते ना। कंपनी में कैसा रहता है उनमें, क्या अगर POC भी करना होगा कभी कभी, कोई कोई कंपनी ऐसी POC भी है ना, मतलब स्टैंडर्ड वाले इसमें करती है, क्योंकि इसका रीजन ऐसा रहता है कि POC जब वो सिखाते हैं, मतलब ट्रेनिंग देते हैं, तो उनके अगर वो उन सेल्स POC होंगे तो कोई बात नहीं, मगर जब ट्रेनिंग में अगर सिखाता होगा तो भी वो भी स्टैंडर्ड में क्योंकि जो उनके जो एम्प्लॉय रहते हैं उनको मतलब पूरा समझ में आना चाहिए कि यार यही लेना है, मतलब उनके कुछ कंफ्यूजन नहीं रहना चाहिए, तो इसलिए कुछ कुछ ऐसे है कि डायरेक्टली जो रेगुलर वाले। ओके, हाँ हेलो हेलो। हेलो, हेलो नीलेश भाई, हाँ बोलो बोलो। इसमें अपन ऐसा बोल सकते हैं कि स्टैंडर्ड वाला जो है वो कोर ओरिएंटेड है, दूसरा वाला मेमोरी ओरिएंटेड है और तीसरा वाला जनरलाइज स्टार्टअप के लिए। यस यस यस, मतलब जनरल पर्पस अपन जो रेगुलर अपने क्लास का सीखे हो ना, जनरल पर्पस। हाँ यस यस हाँ हाँ, वही ये जो है ना, मतलब ये जनरल पर्पस ही पर्पस ही समझ लो, मतलब ये यही पहले यही नाम था इसका, मगर उन्होंने इन्होंने अब सब थोड़ा सा चेंज कर दिया, मतलब यही समझ लो इसको, ये जनरल पर्पस के लिए है। और स्टैंडर्ड जो उधर आपने जो सीखा था मेमोरी क्लासेस की, वैसे मेमोरी ऑप्टिमाइजेशन, स्टोरेज कंप्यूटर ऑप्टिमाइजेशन। ऑप्टिमाइजेशन हाँ हाँ हाँ, तो ये जो स्टैंडर्ड वाला है तो उसमें सब वर्जन भी, सब क्लासेस भी सब आ जाते हैं, जैसे कि M5 M4, मगर सभी एक नहीं ले सकते ना वो, इसीलिए इन्होंने ऐसे किया है। तो उनका तो बस इसलिए वो उनको स्टैंडर्ड को ऊपर ही रखा है उन्होंने, मगर वो ज्यादातर यही यूज होता है अपने जनरल पर्पज वाला, क्योंकि उसमें कॉस्ट और बहुत सर बच जाती है। प्रोसेसिंग के लिए भी तो टाइम लगता होगा इसमें। ज्यादा कुछ देखो कैसे है, मैं वही बोल रहा, अगर आपने पूरा ही सब अपन स्मॉल स्मॉल देखा हो, ऊपर से नीचे तक आपने सब स्मॉल ही लिया है ना, अपन ने कुछ सब में सॉल्ट थोड़ी कॉम्प्रोमाइज किया है, तो ऑब्वियसली अपन ने जो किया है, मतलब ये अपना जो अभी जो अपन सब कर रहे हैं ना, ये सब ऐसे मतलब ये मिड साइज कंपनी के लिए कर, तो ऑब्वियसली उनका जो डेटाबेस रहेंगे वो भी तो कम ही रहेंगे ना, तो नहीं लगता, मतलब हो जाता है। मगर अगर स्टार्टिंग से अगर पूरा अपन ये भी स्टैंडर्ड ले लिया, ऊपर जो लिया था वो भी स्टैंडर्ड ले लिया, तो ये तो जब कैसे है, फैमिली अगर अपन स्ट्रांग ले लिए तो उसका जो डेटाबेस है वो भी तो ज्यादा रहता है ना फिर। अपन अभी डेटाबेस अपना कम है, और इससे कंपनी का कैसे रहता है कि कोई कंपनी जो रहती है मतलब डेटाबेस भी कम है, मगर उनको कॉस्ट का कुछ लेना देना नहीं, तो फिर वो ऑब्वियसली वो स्टैंडर्ड या मेमोरी ले सकते हैं। मगर अभी कुछ कुछ बड़ी बड़ी कंपनी भी ऐसे रहती है कि वो थोड़ा सा कॉस्ट का, मतलब उनका जो रहता है पूरा कॉस्ट का एक रेन्यू, उसके हिसाब से अगर वो कर सकती है जनरल पर्पज मतलब वो में। वो प्रोजेक्ट यूज केस के पे हिसाब से डिपेंड प्रोजेक्ट पे करता होगा ना। हाँ, यूज केस प्रोजेक्ट पे पे डिपेंड देखो करता देखो होगा। देखो देखो, उसके दो ऑप्शन रहते हैं, प्रोजेक्ट पे भी और जो अपना क्लाइंट रहता है ना, तो क्लाइंट का कैसा रहता है, कभी कभी क्लाइंट का भी कुछ रहता है, क्लाइंट के जो मैं आप उसको क्लाइंट को अगर बोल दिए कि मेरे को स्टैंडर्ड लेना है, मगर क्लाइंट का जो बजट रहता है उस सब, अगर देखो क्लाइंट आपको एक एग्जाम्पल में बोलता हूँ मैं, क्लाइंट में अगर आपको इतने इतना प्रोजेक्ट दिया, उसका एक एस्टिमेट बोल दिया कि भाई मेरे को इतने में ही करना है प्रोजेक्ट, ओके, अगर उतने में अगर करना है और आपका पूरा अपनी एस्टिमेट निकाल लिया, और उसमें अगर ये हो गया कि स्टैंडर्ड ले लिया, तो स्टैंडर्ड में मतलब आपने को कुछ तो भी उसमें लॉस हो रहा है, तो अपन क्यों स्टैंडर्ड लेंगे फिर, तो ये वो कैसे रहता है, मतलब क्लाइंट का भी उसमें बहुत ज्यादा रोल रहता है, क्योंकि अपन जो क्लाइंट को पूरा ये प्रेजेंट करते हैं, अगर क्लाइंट ने बोल दिया कि मेरे को स्टैंडर्ड लेना है, तो अपन ऑब्वियसली ले सकते हैं स्टैंडर्ड, क्योंकि क्लाइंट बोल रहा है कि मेरा डेटाबेस भी मेरे को, मतलब जब जो डेटाबेस आ रहा है वो मेरे को जल्दी, मतलब उसमें पूरा स्टोर होना चाहिए, उसकी ड्यूरेबिलिटी अवेलेबिलिटी सब वो अगर मतलब
पैसे की कुछ भी उसकी दिक्कत नहीं है, तो ऑब्वियसली अपन अपने को कोई प्रॉब्लम नहीं है, मगर क्लाइंट पे डिपेंड रहता है ना सब। हाँ हाँ सर, T3 माइक्रो भी ले सकते हैं ना? है ना T2 से स्टार्ट होता है जो जनरल उसमें पर्पज नॉट है ना। नॉट आवाज हाँ नॉट ये जो ना, हाँ ये ऑब्वियसली यार ऑब्वियस, ये जो इलास्टिक ब्लॉक स्टोरेज है ना, ये अपन ये देखो, इस पे क्लिक कर दो। मैं नहीं कर पाऊंगा यहाँ से। हाँ T2 माइक्रो पे। हाँ देखो ये पूरा पूरा वाला देखो वाला, यहाँ से हाँ यहाँ उनका पूरा जो T3 ब्रिक से वाला है चालू ना। होगा ना वो EBS हाँ को सपोर्ट ऑब्वियस, कर। यस यस यस, क्योंकि अपन ने क्या इनेबल किया है, उसका मतलब मीनिंग क्या होता है कि मेरे को पता है भाई कि वो एबीएस नहीं प्रोवाइड कर पाएगा, तभी भी मैं उसको कर रहा हूँ, इसलिए तो उन्होंने एक सेपरेट से उसको रखा है ना। मतलब अपने को अगर आपको मतलब पता है कि ये ईबीएस नहीं प्रोवाइड कर पाएंगे, तभी भी अगर लेना है तो इसे तब ले सकते हैं, ऐसा है उसका। तो वो सपोर्ट तो नहीं, उसको नहीं सपोर्ट करता है, इसलिए उसकी जो कॉस्ट है उसमें भी वो डिफरेंट हो जाता है। तो कोई कोई जो रहता है जो उनको इलेक्ट्रिक ब्लॉक स्टोरेज अगर ज्यादा नहीं चाहिए, ऑप्टिमाइज नहीं चाहिए, तो ऑब्वियसली वो लेता है, इसलिए उनको सेपरेट से उसको बटन रेडियो बटन दिया है कि मतलब अगर वो इनेबल होने के बाद ही T2 आ जाएगा। समझ गया क्या बोले? सर इसमें तो फिर मेटा डेटा T3 लेते ना तो इसका स्टोर रहता है ना? नेटवर्क देगा वो। एक एक क्या बोले, एक बोलो। T3 माइक्रो लेते ना फिर। ठीक अपन, हाँ अपन देखो अभी अभी के T2 लेते हैं, और इसीलिए तो उन्होंने किया ना, वो अगर जो मतलब ऑर्गेनाइजेशन है, जो मतलब बहुत ही रियल बोल दो आप, मतलब बहुत कम ही रहते होते, क्योंकि वो T2 माइक्रो बहुत पुराना वर्जन हो गया, मतलब AWS जब लॉन्च हुआ था तभी तभी मतलब ऐसे ही समझ लो कि वो पीओसी के लिए यूज होता है अभी। अपन तो देखो अपन भी तो उसको पीओसी के लिए यूज करते हैं अभी भी, तो इसीलिए यस अपन भी जब उसका ना कुछ बैंडविड्थ रहता है ना, उसकी कुछ लेटेंसी रहती है। T2 लेंगे भी तो फिर वो S3 बकेट क्रिएट करके उसमें सब करना पड़ेगा वो। हाँ ऑब्वियसली नहीं, मतलब ये जो स्टोरेज यहाँ से इसको स्टोरेज नहीं रहेंगे ना, तो नीचे वो ऑप्शन देता बराबर है है। ना, इस पे अगर क्लिक कर दिया ना अपन अपन यहाँ से ले सकते हैं ऑब्वियसली। स्टोरेज बढ़ा सकते हैं और ना इस अपन नीचे। हाँ तो नीचे उसको ऑप्शन दिया है उन्होंने, S3 का स्टोरेज के और स्टोरेज ऑटो स्केलिंग, वो आप सब कर सकते हैं। तो यही उसको तो मतलब है S3 ना, की मतलब इतनी जरूरत नहीं पड़ेगी, मतलब स्टोरेज बढ़ा के रख सकते हैं। यस ऐसा यस नहीं यस, कि तो S3 नीचे हाँ उसको ऑटो स्केलिंग का ऑप्शन उसलिए दिया है ना उन्होंने, मतलब उतना ही बढ़ाओ उतना ही पैसा दो, ऐसा है उन्होंने किया है उसको। मगर कैसा है अभी वो तो उन्होंने उसको एक अलग ही रेडियो बटन इसलिए दिया है कि मतलब वो यूज ही नहीं होता है, वो रिकमेंडेड भी नहीं करते उसको, ऐसा है वो। मगर पीओसी ये जो रहते हैं ना, इसके लिए अभी चलते हो, इसके अभी आप अपन ले लो, आप T3 माइक्रो ले लो आप, क्योंकि अपने को थोड़ा सा ईबीएस में भी नीचे दिखेगा, फिर सब बैंक जाएगा, अच्छा आ जाएगा। देखो अभी स्टोरेज के जो टाइप रहते हैं, आपको स्टोरेज के टाइप बताए होंगे ना सर ने, एसएसडी, ये जो आईओपी जो है, पता है क्या? हेलो। नहीं बताया ये। ओके ओके, मैं बताता हूँ। देखो अभी भाई ये जो बताया क्या, मैंने जनरल, सेशन देखो नहीं जो किए थे क्योंकि बताए होंगे तो कोई ओके ओके, बताओ। कोई बात नहीं, नहीं कोई बात नहीं नहीं, नहीं एक बार कोई रिपीट बताए, कर। नहीं बताए बताया था बताए नहीं भी होंगे बताया। तुम्हें, बताए भी होंगे तुम्हें, बताता हूँ। देखो जो जो स्टार्टिंग में जो आए हैं प्रोविजन, ये सबसे ये जो एसएसडी वाला, ये जो IO1, ये जो इसकी जो है ना, इसकी जो बाकी की जनरल पर्पस है रहती है, मतलब ऐसी समझ लो कि आपने अभी आपको पता है ना एसएसडी और एचएसडी में ये डिफरेंस, एसएसडी कैसे फास्ट रहती है स्पीड एचएसडी स्पीड। से। यस सर, यस उसकी सर, जो स्पीड का। तो ये ऐसे ही समझ लो कि जो ये जो आईओपीएस है ना, ये जनरल पर्पस से स्पीड में ज्यादा है, मगर इसकी कॉस्ट भी ना इससे ज्यादा जाती है फिर उसके, क्योंकि उसकी जो स्पीड रहती है स्टोरेज की, जो मतलब सब ज्यादा रहती है। और ये जो जनरल पर्पस की जो दो लेवल है, GP2 और GP3, इसमें भी जब अपन इस पे क्लिक करते हैं, मतलब यहाँ तो शो नहीं कर रहा है अपन, जब मैं आपको वैसे भी, हाँ ये सबीर बहन में आ रहा है, या
ये साबिर भाई ने डाला है कि जब मतलब अपन अगर IOPS जब यूज करते हैं, जो मतलब क्रिटिकल मिशन, मतलब जो प्रोजेक्ट अपने को जब कोई जल्दी प्रोजेक्ट बनाना है जिसकी मतलब उसका अपने को कॉस्ट कभी नहीं देख रहे अपन, तब अपन ऑब्वियसली क्योंकि उसकी कॉस्ट ज्यादा रहती है, स्पीड ज्यादा मिलती है मगर कॉस्ट का जो रहता है, और जो जनरल पर्पज रहता है उसकी स्पीड कम रहती है मगर कॉस्ट भी थोड़ा उसका ये रहता है, कम रहता है। तो मैं अभी जो अपन लेंगे ये जनरल पर्पज ही लेंगे, और जो ये रहता है ना मैग्नेटिक वाला, ये सबसे फास्ट रहता है इसका, ये मैक्सिमम ये रहता है इसका। देखो ये नीचे दिया वाला है। सबसे स्लो रहता है मैग्नेट। सॉरी सॉरी क्या है? मैग्नेटिक जो रहता है वो हार्ड ड्राइव रहता है, HDD रहता है अपना, हाँ उसमें हाँ IOPS सबसे कम रहते हैं। ये देखिए ना आप, मतलब नीचे नॉट रिकमेंडेड बोल के बता रहा है, वो रिकमेंड भी नहीं करता है AWS। या सॉरी, ये स्टार्ट ही ऐसे ही, मतलब ये लो से हाई से, मतलब ये इस AWS ने दिया है ऐसे ही, मतलब ये सब मैग्नेटिक वाला थोड़ा सा लो है, उसके बाद जो आता है SSD वाला ये थोड़ा सा उससे अच्छा है, जो GB3 है वो थोड़ा सा उससे अच्छा है, मतलब ऐसे ही उन्होंने किया है। वो सबसे ज्यादा जो रहता है ये ऊपर का वो सबसे हाई है। तो अभी अपन जनरल प्रॉपर्टी लेंगे। कौन सा जनरल पर्पज में GP2 लो या GP3? हाँ GB2। ये टॉप टू बॉटम के हिसाब से जा रहा है क्या, यानी ऊपर वाला कम है उससे फिर नहीं बेटर नहीं ज्यादा नीचे है, वाला ऊपर है? वाला ऊपर वाला ज्यादा है। नहीं, ये जनरल परफॉर्म में GP2 कम है फिर उससे बेटर GP3 और फिर नीचे, ऐसा है क्या? देखो GP3 अभी जो जनरल पर्पस SSD ना, मैंने भी अभी बहुत दिन हो गए उसको देखा नहीं, मगर शायद ये GP परफॉर्मेंस स्टोरेज बैलेंस डिटरमाइन। नीचे में जो लिखा हुआ है दोनों का भी अलग हम्म अलग पार्ट लिखा है, एक वॉल्यूम साइज डिटरमाइंड है तो एक इंडिपेंडेंट स्टोरेज स्केलिंग का दिखा रहा है। यस यस। ये मैंने ज्यादा ये पढ़ा नहीं है, वैसे भी RDS हमने बहुत मतलब 20 दिन हो गए यूज करके। वैसे मेरे को डायरेक्टली मैसेज आया था क्लाउड से कि भी लैब ले लो भाई, तो मैंने उसको ज्यादा सर आपने ये नहीं प्रोजेक्ट किया में है। यूज किया है RDS? हाँ मैंने प्रोजेक्ट में यूज किया है। अपन भी कर सकते हो प्रोजेक्ट RDS यूज कर सकते हो, और अगर RDS यूज जनरल जनरल नॉर्मल नॉर्मल से कोई क्वेश्चन आ जाएंगे, अगर नहीं किया तो कोई बात नहीं, मतलब बहुत सारे फ्रेंड्स है जिन्होंने RDS नहीं यूज किया है। RDS यूज करना बेटर रहेगा ना सर, क्योंकि Yes, मतलब yes. करने रियल टाइम में RDS अगर RDS का यूज ही किया, देखो जितने भी आप क्लाउड की सर्विसेज आप भी यूज करें तो आपको रियल टाइम में ज्यादा उसका बेनिफिट हो जाएगा, क्योंकि ज्यादातर जो अभी जो कंपनीज रहती है ना वो सब क्लाउड पे ही ज्यादा जाती है, तो जितने भी मतलब उसके जो सर्विसेज रहते हैं जैसे RDS हो, तो इससे क्या हो जाता है आपका मतलब थोड़ा सा भी प्लस पॉइंट मिल जाता है। तो ऑब्वियसली ले लो RDS ले लो, उसके ज्यादा कुछ उसके रिलेटेड कुछ ज्यादा क्वेश्चन डायरेक्टली उसका पोर्ट नंबर, ये बेसिक बेसिक लेवल के क्वेश्चन, जैसे कि अगर वो बोलेंगे कि RDS मतलब आपने RDS ले लिया तो उसका क्या बेनिफिट है, मतलब उसका आपने क्यों लिया RDS, तो तब बोल देने का उनको कि जो RDS है ना उसकी जो परफॉर्मेंस उसको रेप्लिकेशन रेप्लिकेशन फैक्टर भी AWS स्नैपशॉट भी मैनेज करके कर देता सकते है। हैं अपन उसका। AWS इन शॉर्ट वैसे ही बोल सकते हैं अपन कि AWS मैनेज करके देता है उसको। RDS तो को अभी अल्टरनेटिव RDS ले लो, क्योंकि RDS में अगर क्या बोल रहे सर? अल्टरनेटिव क्या है बोला RDS को और अपना सर्विसेज में? AWS या फिर और कोई भी सर्विसेज क्लाउड में, अगर क्लाउड में जा ही रहे हो हम लोग? है ना, RDS में तो नहीं है, मगर अगर दूसरे क्लाउड में अगर होंगे तो सबके अलग अलग प्लेटफॉर्म है ना, मतलब AWS का RDS है तो Azure का ऑब्वियसली उसका कुछ तो है ना, RDS मगर का अपन डेटाबेस बना लो। इसका अल्टरनेटिव वो है, जब अपन CM लॉन्च करते हैं ना तो एक इंस्टेंस स्पेशल लॉन्च कर दो, उसमें MySQL का सर्वर डाउनलोड कर लो इंस्टेंस पे और कोई से भी 1 GB कर लो फिर। लेकिन भाई उसमें HA का मतलब वो ऑप्शन नहीं रहता है ना अपने पास, नहीं, क्योंकि अपन ऑब्वियसली डेटाबेस को नहीं। दूसरे डेटाबेस पर रियल टाइम में मतलब स्विच करने जाएंगे ना तो टाइम लगेगा। लेकिन AWS में अपने को मतलब 10 by 1 मिनट के अंदर ही HA की प्रोवाइड नहीं कर रहा है। इसमें क्या है कि इसका अपन स्नैपशॉट भी ले सकते हैं, जैसे इस अपन में
हाँ वैसे भी स्नैपशॉट ले सकते हैं फिर बैकअप के लिए। हाँ बैकअप के लिए ले सकते हैं, लेकिन फिर सर्विस लॉस होगी ना अपनी, अगर हाँ डेटाबेस अपनी रनिंग नहीं आया तो। वो तो रिक्स रहेंगे ना, फिर आपको कॉस्ट ऑप्टिमाइज करना है तो। तो ये इसीलिए तो वो ये कन्वेंशनल मेथड है, ये टाइम हम्म पहले ऑप्टिमाइजेशन और अपना कॉस्ट मतलब पहले ऑप्टिमाइजेशन के टर्म में ही। सर्विस, अपनी सर्विस इम्पोर्टेंट रहती है भाई। वो तो सब कंपनीज में सर्विस ही इम्पोर्टेंट रहती है, तो इसलिए आरडीएस का ज्यादा इम्पोर्टेंस है। अगर प्रोजेक्ट में भी दिखाए ना तो भी अभी देखो, प्रोजेक्ट में दिखाना मतलब अपन प्रोजेक्ट में क्यों दिखाते हैं, जब रियल टाइम में अपने अपने को देखो, जब रियल टाइम में इंटरव्यू देते ना तब ऑब्वियसली वो पूरा प्रोजेक्ट के बारे में पूछते हैं। तो आपने तब बोलना है कि आरडीएस करता हूँ, तो उससे क्या जाता है, पॉजिटिव इम्पैक्ट जाता है कि उनको लगता है कि यार मतलब एडब्ल्यूएस जितने भी ज्यादा सर्विसेज, क्योंकि कंपनीज को अभी क्या हो रहा है, सब कंपनीज को जो ट्रेडिशनल सब छोड़ दे रहे हैं, इसकी माई स्केल जो पुराना वाला था, क्योंकि अब इसमें भी ज्यादा कुछ कॉस्ट नहीं जाती है, और अगर जाती भी होंगी ना तो कंपनी को पास पैसे कम नहीं रहते हैं, कंपनी को सर्विस ज्यादा लगती है। कंपनी को सर्विस जो रहती है ना मतलब वो पूरा फास्ट में, और जो पूरा पूरा सिक्योरिटी उसका जो अवेलेबिलिटी रहता है वो, इसीलिए कभी भी जितने भी सर्विसेज होंगे आप जैसे कि इसमें दिखा सकते हो। अभी लिए तोसी भाई एसएसडी लिया ना आपने? कौन सा लूं? ये ले एसएसडी लो जीपी2 ले लो। हाँ डेवलपर का। नीलेश भाई, ये टाइम और कॉस्ट दोनों इसमें ऑप्टिमाइज वे में चल रहा है ना? अब या किसमें इसमें? नहीं, पूरा इसका जो आरडीएस का जो वर्किंग है एज कम्पेयर टू कन्वेंशनल जो अपन बनाते हैं सीएम करके या बाकी सब करके, उससे ये ऑप्टिमाइज टर्म में चलता है ये देखो सर्विस। हाँ, ये आप उसमें मतलब आपने जो ये सर्विस ले रहे हैं ना, अपन ये अलग से थोड़ी ले रहे हैं। जैसे आप अलग से उधर से इंस्टेंस से जो इंस्टेंस लॉन्च करते हैं उसके तो अपने को वैसे उनके भी तो चार्ज लगते हैं ना अपने को। तो ये जितने भी एडब्ल्यूएस के सर्विस लेते हैं तो ये पूरा अभी उसके अलग अलग से चार्ज बनते हैं, मगर उसका तो जो पूरा जो बनता है सेटलमेंट वो एक ही आता है ना, तो वो तो अपन मतलब देखो, अब कौन सी भी अगर आपको इंस्टेंस लॉन्च करना हो या कौन सी भी एडब्ल्यूएस की कौन सी भी सर्विसेज होंगी, उसके तो अलग अलग ही चार्ज है ना, उसमें मतलब जो कॉस्ट है। यस यस। हाँ तो वो छोड़ देने का मतलब वो जो उसकी जो कॉस्ट है ना, अपने को जो सर्विस मिल रही है मतलब देखो, ये एडब्ल्यूएस सॉरी EC2 की अलग सर्विस है, इसकी उसमें इंस्टेंस है, स्नैपशॉट है, आपको सब पता है उसके ईबीएस वाला। यूपीसी के अलग चार्ज है, इसकी उसके जो नेट गेटवे का वो सब मतलब सबके अलग अलग जो सर्विसेज है उसके अलग अलग ही कोई कोई कंपनी सिर्फ यूपीएस यूज करता है, कोई कंपनी मतलब ऐसे अलग अलग जो सर्विसेज यूज करते हैं, तो उसके अलग अलग चार्ज बनते हैं। तो जब अपन अपने जो कंपनी में जो क्लाइंट रहता है ना, उस क्लाइंट के हिसाब से अपन सब चूज करते हैं, क्योंकि क्लाइंट अपन जब क्लाइंट को प्रोजेक्ट शो करते हैं मतलब क्लाइंट की जो रिक्वायरमेंट रहती है ना, जो पूरा उसका जो एस्टिमेट रहता है उस हिसाब से भी अपन चेंजेस करते हैं। तो कोई कोई आरडीएस ये यूज करता है, कोई कोई वो करता है, उसमें इंस्टेंस में भी वैसा है, कोई मतलब जो उसकी जो फैमिली क्लास, अपन तो क्या पूरा क्लाउडेरा के हिसाब से देखो, अपना अगर डिस्ट्रीब्यूशन क्लाउडेरा होगा तो अपन क्या करेंगे, डॉक्यूमेंटेशन देखेंगे क्लाउडेरा का, उस हिसाब से पूरा करेंगे। तो उसमें क्या आ जाएगा, एक फैमिली आ जाएंगी, इंस्टेंस की भी फैमिली आ जाएंगी, और मतलब स्टोरेज के लिए कौन सा लेना है वो सब आ जाएगा। तो उसमें ये भी आ जाता है आरडीएस का, कि आरडीएस के लिए कौन सा लेना है, मतलब कौन सा वर्जन कंफर्टेबल है। इसमें क्लाउडेरा के लिए अपन डिस्ट्रीब्यूशन यूज करते हैं ना, उसका वर्जन कौन सा कंफर्टेबल है, उसके लिए कौन कितनी साइज लेनी रिकमेंड, क्लाउड तो रिकमेंड नहीं करता है साइज वगैरह सब। तो वो सब क्लाउडेरा वो सब डॉक्यूमेंटेशन में अपने को मिल जाता है। और जो अपन जब क्लाइंट को जो बताते हैं, तो क्लाइंट को अगर वो मतलब अपन जो बताते हैं और क्लाइंट को कॉस्ट में अगर कुछ दिक्कत होंगी तो फिर वो अपने को चेंज करना पड़ेगा इसकी, उसमें फिर जो जनरल पर्पज आते हैं। तो मतलब क्लाइंट अगर जितना अपन एस्टिमेट बोल रहे हो उतना अगर क्लाउड के हिसाब से अगर पूरा हो गया तो अपन कुछ भी चेंज कर दे, फिर वो अपने को तो और इजी जाता है फिर। तो अगर ज्यादातर क्या हो जाता है, अपन एक पूरा एस्टिमेट निकालते हैं और क्लाइंट को पूरा अपना प्रेजेंटेशन कर दे कि ऐसा ऐसा मैंने आपका प्रोजेक्ट का पूरा कॉस्ट है। अगर क्लाइंट ने बोल दिया नो प्रॉब्लम, मेरे को सर्विस से मतलब है, तो अपना पूरा मतलब कुछ ज्यादा अपने को ये नहीं उसमें। ज्यादातर क्या होता है कि क्लाइंट ऑप्टिमाइज कर कॉस्ट को दिखता है कि कॉस्ट को कैसे कम कर किया जाए, तो फिर इससे अपन उसको एक ऑप्शन बोल के फिर सब ये जो जनरल पर्पज आते हैं फिर उसमें एक ये बोलते हैं उनको फिर। जी मतलब आप समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ? यस यस। हाँ
मतलब जब क्लाइंट अपने को, जब क्लाइंट की रिक्वायरमेंट जब ऐसी रहती है कि अपने को ना कम पैसे में करना है, तो अपन उस टाइम में क्या करते हैं कि जो जितना जितना स्टैंडर्ड्स के नीचे जो रहता है वो करते हैं, फिर उनको बोलते हैं क्लाइंट, उसकी जो सर्विसेज का जो यूज है वो भी अपन क्लाइंट को बोलते हैं कि इतना, मतलब अगर ये ले लिया आपने तो इसके कॉस्ट कम रहेंगी मगर इसकी जो सर्विस ऐसे ऐसे हो जाएंगी। तो ज्यादातर क्लाइंट को सभी क्लाइंट का ऐसे फर्स्ट प्रोजेक्ट रहता है तो उनको सब पता रहता है और कि कौन सी चीज का कितना बेनिफिट है, तो वो अलग बात है। अगर आप तो है अपने को सब पूरा जो प्रोजेक्ट जो चलते हैं ना वो सब क्लाइंट के हिसाब से भी चलते हैं, आधे ऐसा बोले तो भी चलेगा, क्योंकि अपने को भी कंपनी चलानी है, इसलिए अपने को जब पैसे मिलेंगे क्लाइंट से तभी अपन उसको सर्विस भी अच्छे देंगे ना। तो ज्यादातर ये अपन पूरा एक एस्टिमेट निकाल दिया, अपना काम नहीं, जब सोल्यूशन आर्किटेक्ट रहते हैं ना उनका काम रहता है एस्टिमेट निकालना, जैसे कि सर्विसेज कौन सी लेने हैं, वो क्या करते हैं, जैसे कि क्लाउडेर, जैसे कि क्लाउडेर पता है ना आपको, होगा है ना क्लाउडेर आपका? हाँ हो तो जो इंस्टेंस लेते हैं ना अपन उसके जो पूरे जो उसकी फैमिलीज रहती है, स्टोरेज इमेजेशन, मेमोरी ऑप्टिमाइजेशन, ये जो पूरा क्लाउडेर के डॉक्यूमेंटेशन की सबसे अपन एक एस्टिमेट देते हैं कि इतना इतना ये मशीन लेने के बाद इतना इतना कॉस्ट हो जाती है। तो क्लाइंट सर्विसेज के लिए रेडी होगा तो अपन उसमें कुछ ना चेंज कर देते हैं। तो अगर चेंज करना होगा, जैसे कि क्लाइंट ने बोला कि नहीं मेरे को डेटाबेस में कॉम्प्रोमाइज करनी है, तो अपन कॉम्प्रोमाइज में देखते हैं, मैंने आपको पहले ये बोला वीपीसी में कर सकते हैं, जैसे कि वीपीसी अपने को हाई लेवल की जो सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है, मगर क्लाइंट का बोलना है कि मेरे को थोड़ा सा मतलब पैसे में ही करना है, तो अपन वो बोला कि मेरे को मतलब मेरा डेटा जो स्टोरेज है वो भी इतना सेंसिटिव नहीं है और मेरा डेटाबेस भी इतना सेंसिटिव है, तो उसमें क्या कर अपन वीपीसी में कॉम्प्रोमाइज कर सकते हैं। वीपीसी में आपको पता है जो रहता है उसमें भी जो ऑप्शन है सबनेट और सब एजी मल्टी एजी नेट, यस यस यस, तो यानी उसमें भी सभी कुछ क्लाइंट के इनपुट्स के बेस पे अपने को करना है। हाँ, तो इसमें ये अपन सीखने को तो सब देखो अभी क्या है, अपन क्लासेस में सब सीखते हैं, मगर जब ऑर्गेनाइजेशन में जब जाते हैं ना तो अपने को अपने हिसाब से कुछ भी नहीं रहता है। अपन देखिए मैं एडमिन हूँ, मेरे को अगर मैं सीनियर हदूप एडमिन बन गए तो मेरे को अगर बोला कि आप एक एस्टिमेट बना दो, तो मैं खुद मेरी क्लाइंट से मीटिंग हो जाती है, जैसे कि आपने अभी जो बंदी जो है कंपनी में उनकी भी होती है। तब उस टाइम पे क्या हो जाता है कि क्लाइंट करता है, निगोशिएट करता है, क्योंकि उनका भी वो कॉस्ट का प्रॉब्लम रहता है, और कोई कोई क्लाइंट ऐसे रहते हैं कि उनको थोड़ा ही कॉस्ट का मतलब प्रॉब्लम नहीं रहता, वो सिर्फ, तो उस टाइम पे अपने को सिर्फ एक मतलब ठीक है, जो अपने डे टू डे एक्टिविटी में बोला जाता है कि आप मतलब जो आपको ये आता है ना आपका टिकट में कि आपको कौन सा मशीन लेना है, जैसे कि एज पर क्लाउड एरा वाला, तो फिर उसमें अपन जैसे कि जनरल प्रपोजल लिया है, तो ये अपन तो सिर्फ प्रैक्टिस के लिए ले रहे, तब उस सीन में क्या हो जाता है कि जो आपको जो पूरा जो अपन एक उसका एस्टिमेट बनाते हैं उसमें कौन सा लेना है वो लेते हैं फिर उसमें अपन, तो उसके फिर अभी देखो अपन ने जीपी2 लिया है तो उसका जो अभी जो आ रहा है अपने को स्टोरेज आ रहा है, कितना आ रहा है मतलब आपने 200 GB आ रहा है, ओके, तो अपन ये मिनिमम मतलब 20 GB से ले सकते हैं अपन, मतलब ये 6 GB तक ले सकते हैं अपन स्टोरेज, तो इसमें 6000 है ना, बैटरी बोल रहा हूँ हाँ 6, हाँ यस यस 60, ओके 16 सॉरी हाँ, तो अभी ले लो 20 ले लो, अभी एक कम कर दो आप, अभी क्या बोल रहा है, ओके, अपन ने जो जनरल पर्पज वाला एसएसडी लिया है ना, ओके, वो ये इसको कम कर दो, ऊपर वाला जनरल पर्पज है ना एसएसडी, हाँ नहीं ज्यादा, उससे ज्यादा वाला करिए, उसकी ये बढ़ रहा है टॉप टू बॉटम, जहाँ मेरे को ध्यान में आ रहा है। हाँ ये कोई बात नहीं, आप कर दो ओके। देखो ये जो जीपी अपन ने पहले भी जीपी2 लिया था, ये क्या बोल रहे हैं, हाँ वो वहाँ पे नीचे लिखा है ना ये मिनिमम वैल्यू ऑफ वैल्यू इज 20 GB, चलता है, तो ले लो नीचे, अभी जो ऑटो स्केलिंग में आता है उसमें सीन थोड़ा सा नीचे ले लो, हाँ देखो अभी देखो अपन ने क्या किया है, इनेबल किया है ऑटो स्केलिंग, इसका मतलब क्या हो जाता है, अगर मेरा जो डेटा है मतलब मेरा हर महीने अगर डेटा 20 GB तक आ गया, मतलब मेरा जो कैपेसिटी 20 GB है, मैंने जो डील की है मतलब AWS 20 GB की,
उसके मतलब मेरा हर महीने या मतलब मेरा जो पूरा अभी तक जो डेटा आ रहा है वो 20 GB तक ही आ रहा है, तो कोई बात नहीं। मगर मेरे को ऐसा चांस है, मेरे को ऐसा लग रहा है कि मेरा डेटा 20 से ज्यादा हो सकता है, मतलब 22 हो सकता है या 25 तक हो सकता है। तो उस सीन में अपन क्या करते हैं, उसको है ना ऑटो स्केलिंग की मोड पे इनेबल कर देते हैं। उसमें क्या है, देखो अभी इसको मैंने इनेबल कर दिया है ऑटो स्केलिंग। नीचे आ जाओ, ये जो मैक्सिमम स्टोरेज थ्रेशोल्ड है ना। हेलो हेलो, सॉरी हाँ सर। बोलो। सर एक बार और बताओ ना, समझा नहीं। ऑटो स्केलिंग। ऑटो सर ये स्केलिंग जो का वॉल्यूम डाला हुआ है 20, उसमें हम्म, लेटेंसी हाई रहेगी करके बोल रहा है वो, जैसे ही एग्जॉस्शन हो जाएगा उसका, तो उसको 30 के तो बेटर नहीं है क्या? 30 भी देखो, जब 30 भी अगर रखी, उसको अगर जब अपन उसको 100 से ऊपर कर देंगे, हम्म। तो एक बार 30 कर, तो ये क्या कर सकते हैं। उसको 100 कर ही देना पड़ेगा। हाँ है वही। ना? और है क्या? हाँ, अब तो ऑब्वियसली लो, मगर वैसे भी चलता है वो। मगर उनका जो सर्विसेज का पेटेंसी प्रॉब्लम आ जाता है मगर। और देखो अभी वेट करता हूँ मैं, ये जो ऑटो स्केलिंग का जो रहता है ना सीन, देखो अभी मेरी जो ऑर्गेनाइजेशन है इसमें अब देखो अपन ने अब क्या किया, 100 GB कर दिया है। मतलब मेरा जो प्रोबेबिलिटी है जो डेटा का, वो 100 GB है। मतलब इससे मेरे को एक श्योर है कि मैं इतना ही GB आएगा। तो मैं ऑटो स्केलिंग को कुछ भी नहीं, मतलब ऑटो स्केलिंग इनेबल नहीं करूंगा फिर उस दिन में मैं, क्योंकि मेरे को पता सर है या डेली बेसिस बता रहे। मतलब ओवरऑल जीबी, मतलब ये पूरा अभी तक इतना तक अपने डेटा करे ना, तब तक हाँ हाँ। अपन जो प्रोजेक्ट लेते हैं ना, मतलब एक ही बार उसका पूरा एस्टिमेट निकालते कि अपना प्रोजेक्ट जब पूरा मशीन लेते हैं, उसका जो स्टोरेज रहता है उस बेस पे रहता है ना सभी, वो क्लाइंट पे यस सर, रिक्वायरमेंट है। हाँ हाँ हाँ। तो समझ लो पूरा और वाला, अभी तक जो पूरा इतना लेंगे अपन 100 GB तक, ओके। तो 100 GB मगर मेरे को मतलब जब क्लाइंट से डील की थी तब 100 GB की थी, मगर जब मान लो 6 मंथ हो गए और अचानक से मतलब थोड़ा सा डेटाबेस बढ़ बढ़ रहा है डेली से, तो मतलब मेरे को ऐसा लग रहा है कि अभी 100 GB से मेरा काम नहीं चल रहा है। तब उसको सीन दूसरे सीन में आता है फिर ऑटो स्केलिंग। देखो इसको अगर मैंने इनेबल कर दिया ऑटो स्केलिंग को, तो नीचे आ जाओ एक बार, 1000 है ना उस पे। हाँ, तो उसको क्या कर दो, उसको 20 कर दो, हाथ से कर दो। देखो अभी, तो ये क्या हो जाता है कि मैंने जो पहले किया था स्टोरेज, मतलब मैंने 100 GB किया था, मगर मेरे को अभी ऐसा लग रहा है कि मेरा 100 GB से नहीं हो रहा है। तो मैं इसको क्या करूँ, एक ऑटो स्केलिंग का एक थ्रेशोल्ड दे रहा हूँ कि जब 100 GB के ऊपर अगर मेरा मेरा डेटाबेस चला गया है, तो उसको मैक्सिमम कर कितना कर दिया है मैंने, 120 GB। 100 GB से ऊपर चला जाएंगे तो 100 GB तक जाएंगे वो, तो छोड़ देंगे उसका फिर थ्रेशोल्ड बनाएंगे, मतलब एक से के ऐसे हो स्टोरेज बनेगा। मतलब 100 GB भर गया तो उसके बाद ही फिर ऑटो मतलब इनेबल हो जाएगा, मतलब ऑटोमेटिकली। तो इसमें क्या हो जाता है, अपने को सिर्फ 100 GB के पैसे देने पड़ते हैं, मतलब AWS को। उसके अगर नीचे हो गए 100 GB, ये अगर इनेबल कर दिया मैंने और 99 GB हो गए, तो अपने को कुछ चार्ज देने नहीं पड़ते, जो अपना पूरा डील हुआ है पहले उसमें ही चल जाता है। अगर मेरा डेटाबेस बढ़ गया है, तो फिर उसके बाद अब मेरा बढ़ गया है, तो जो 20 GB ज्यादा लिए उसके पे करना पड़ता है अपने को, इसलिए इसका बेनिफिट है ऑटो स्केलिंग का। मेरा एक यानी क्वेश्चन था। यानी 100, हाँ बोलिए बोलिए। मेरा एक क्वेश्चन था अभी, जैसे कि यहाँ पर जब अपन ने इसको अलॉटेड स्टोरेज फॉर एग्जांपल ये 20 लिया, तो ये अपने को यहाँ पे जो एरर ये नोटिफिकेशन आ रहा है कि रिजल्ट्स इन हायर लेटेंसीज अपॉन एग्जॉशन ऑफ इनिशियल जनरल पर्पस। मतलब ऐसा कुछ हो रहा है क्या कि बाबा मेरा 20 GB के बाद ऊपर जो डेटा आएगा, मैंने समझो यहाँ पे ये मैक्सिमम थ्रेशोल्ड लिया भी है 120 GB का, लेकिन मैंने यहाँ पे 20 लिया है, तो इसके आगे का जो 100 GB है, 20 GB के बाद जो डेटा होगा, जैसा आपने लेटेंसी इसलिए से आपने वो इसमें वगैरह आपने कॉन्सेप्ट था कि डेटा जो है अपना कोल्ड डेटा में स्टोर होता है, ग्लेशियर में स्टोर होता है, तो वहां से अपने को डेटा रिट्रीव करने के लिए टाइम लगता है।
बराबर। हम्म, तो वैसा कुछ सीन है क्या यहाँ पे कि बाद 20 जीबी के बाद जो डेटा रहेगा ऊपर का जो डेटा रहेगा पुराना वो कुछ ऐसा कोल्ड डेटा स्टोर टाइप में स्टोर हो रहा है क्या? उसकी वजह से तो लेटेंसी आता है क्या? आ रहा मैं उतना मतलब आपको एक्सपेक्टेड है क्या? श्योरली नहीं बता सकता हूँ, हाँ मगर जब हम करते थे ना उसको GP2 में, तो ऐसा ऑप्शन उसको प्रोवाइड ही नहीं होता था। तो अभी उसमें थोड़ा सा कुछ चेंज, कैसा है जो रहता है Amazon में, हर वीकली मतलब कुछ ना कुछ अपडेट हो जाता है, तो उसके हाँ हिसाब से अपने को सीखना पड़ता है, क्योंकि जो जो चेंज हुआ वो अपने को सीखना पड़ता नहीं है। जस्ट तो हमने ओके अब नहीं हाँ वो हाँ लेटेंसी के पीछे का रीजन था बस। हाँ हाँ हाँ, नहीं, कोई बात नहीं। नीलेश भाई, हाँ इसमें ऐसा है क्या, यानी 100 जैसा ही होते आया तो ऑटो स्केलिंग शुरू हो जाएगा और 120 के बाद में उसका थ्रेशोल्ड पहुंच जाएगा? ये देखो, हाँ मतलब एक बार इसकी एग्जांपल मैं बताता हूँ, आपने 100 लिया है, तो जब पूरा 100 हो जाएगा तो मतलब 101 हो जाएगा, तो 101 मतलब एक जीबी और थ्रेशोल्ड मतलब थ्रेशोल्ड में जाएगा, मतलब 120 तक हो जाएगा। उसके बाद वो छोड़ देगा, फिर से 100 मतलब फिर से जीरो से स्टार्ट होगा, तो जीरो से सिर्फ 100 तक गया, मतलब 100 के बीच में गया, तो फिर वो उसमें कुछ ऑटो स्केलिंग का सीन नहीं आता है। उसके बाद अगर फिर से अगर उसके ज्यादा गया तो फिर उसके ऊपर के देना पड़ता है। मतलब जो थ्रेशोल्ड रहता है ना, वो सिर्फ अपने को जो ऊपर अपन जो कर रहे हैं उसके ही चार्ज देते हैं अपन। या 20 का ही वो टॉलरेंस है उसका थ्रेशोल्ड का, जो 20 ये का रेंज ही में है। रखा है वो? हाँ तो मतलब अपन उसको हमें जो एक वैल्यू दे रहे हैं अपन उसको अभी इतनी, मतलब उसको कम ज्यादा कुछ भी कर सकते हैं अपन हाँ वैसे। हाँ हाँ, वो तो ध्यान में आ गया। हम्म, थ्रेशोल्ड यानी आप बेंचमार्क सेट कर रहे हो 120, अगर 120 पर अगर कुछ लेता है तो उसके चार्जेस रहेंगे, करेक्ट? ऐसे ही है। यस, करेक्ट करेक्ट करेक्ट, उसके उतने ही चार्ज देना एंड पड़ेगा ये अपने को। बेंचमार्क हम डिसाइड कर सकते हैं बेस्ड ऑन द प्रोजेक्ट। यस 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 यस। इसमें कुछ ऐसे एडवाइजेबल है कि आपको इतने ही रेंज में लेना है या फिर इतना ही थ्रेशोल्ड देना चाहिए? कैसे तो डिसाइड आप ये थ्रेशोल्ड? ये जो डिसाइड, देखो वही बोल रहा है कि मतलब क्लाइंट को, पहले जो क्लाइंट ने बोला था कि मेरा उस 100 GB में हो जाता, जब मतलब कुछ बात ऐसा हो रहा है कि प्रोजेक्ट का मतलब जो अपना डेटाबेस का जो ना ज्यादा ही मतलब फिर से और ज्यादा ही डेटा आ रहा है अपने पास, तो इसके हिसाब से अपन एक फिर से एक उसका एक कैलकुलेशन बनाते हैं। उसके बाद वो फिर से अपन क्लाइंट को मतलब उसको क्लाइंट को फिर उसके एक मीटिंग करते हैं, तो उस हिसाब से अपन फिर उसको डिसाइड करते हैं कि इतना इतना आ सकता है आपको ज्यादातर, मतलब अपन भी उन बोलते हैं और क्लाइंट भी अपने को सांगता है, तो बोलता है कि ओवर अ इतना। पीरियड ऑफ टाइम आप इसको चेंज कर दोगे, करेक्ट? हाँ मतलब ये जो इनेबल जब करेंगे ना अपन ऑटो स्केलिंग का, तो इसके बाद अपन उसको चेंज कर सकते हैं, मगर इसका बेनिफिट ये है कि उसके बाद, हाँ उसके बाद जितना ही हो जाएंगे उतना ही अपने को पे करना पड़ेगा हाँ, सबसे पर मतलब। अभी और एक चीज यहाँ पे कि आपने इसको इनेबल किया है, राइट, स्टोरेज को ऑटो, हाँ हाँ, तो ये ऑटोमेटिकली ऑटो स्केल करेगा या फिर हमको बदलना है? अपने को अपने को बदलने की जरूरत, इनेबल कर देना। तो ऑटो स्केलिंग पे चला गया तो वो ऑटोमेटिकली ले लेगा बेस्ड ऑन यस द रिक्वायरमेंट। यस 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 ओके यस यस। ओके, लेकिन ये थैंक यू। केस में है ना 120 GB तक ही जाएगा। अगर से सपोज अपने पास 118 GB हो गए तो अपने को मतलब मैनुअली जाके वो जो डेटाबेस है उसको मतलब बंद करके दूसरे मशीन पे लाना पड़ेगा, क्योंकि बाद में अपन 20 की लिमिट बाद में नहीं बढ़ा सकते। यस ये एक ही बार में सेट होता है, और ये जब प्लानिंग होती है तो उसमें ये मतलब मेंशन रहता है कि कितना लेना है अपने को, कितना नहीं लेना है। और ये जो मतलब जैसा स्विच करते हैं डेटाबेस, तो इनका एक मेंटेनेंस विंडो रहता है, मतलब हाँ हर हाँ, एक हाँ हर एक सर्विस का एक मेंटेनेंस विंडो रहता है। उसी मेंटेनेंस विंडो में ये अपडेशन रहती है, जैसे कि मतलब कितना ये चेंज डेटा करना तक है। हुआ है। हाँ यू में तो अगली यू में स्टेप, से आपने एक मशीन को 120 ले लिया तो 118 तक जब पहुंच जाएगा तो आप ऑटोमेटिकली दूसरे वन पड़ेगा। हाँ तो मतलब आपने 118 तक ही मतलब हाँ रिस्क हाँ ले सकते हैं ना, मतलब हाँ 120 हाँ अगर पहुंच गया उसके बाद तो फिर वो डेटा स्टोर कर ही नहीं पाएगा, हाँ, तो करेक्ट वहां पे है। अपने को मतलब सर्विस की लॉस होगी। हाँ तो हाँ, उससे करेक्ट पहले करेक्ट। मतलब पीक थ्रेशोल्ड पे पहुंचने से पहले है ना, हम्म, अपने को वो उसका लिमिट बढ़ा देना चाहिए, दूसरे इंस्टेंस पे स्विच कर देना चाहिए। और उसके लिए AWS है ना स्टैंड बाय देता है अपने को HA के लिए। तो यस यस यस। अगर से अपन एक मशीन है ना डाउन करके उसका हम्म, इंस्टेंस बढ़ाएंगे ना, तो जो हम्म, पहली वाली मशीन रहती है हाँ उसको हाँ उसको अपन इस पे मतलब
नेक्स्ट मतलब दूसरे इंस्टेंस पे स्विच कर सकते हैं। यानी एक और को ये स्टैंड बाय मोड पे डाल के आप दूसरे पे डाल स्विच के कर सकते हो हाँ मतलब अच्छा हाँ जैसे जी हमारा या हाई अवेलेबल का कॉन्सेप्ट वैसे भी इसमें मेंटेनेंस मोड रहता बट है, वहां पे तो मेंटेनेंस मोड सिंक्रोनाइज में भी कर सकते होता हैं है ना, हाँ तो वो जैसे अगर इसका स्टोरेज अगर होता है 120 अगर क्रॉस करने लगता है तो अपने आप वो सिंक्रोनाइज होता है तो दूसरे के ऊपर अपने आप चला जाएगा ना और हाँ नहीं स्टैंडर्ड नहीं लाइन वो में भी ऐसा तो कुछ ऐसा नहीं स्टोरेज रहता है, भरेगा। ऐसा नहीं रहता है। ये दोनों भी रेप्लिका सेम रहते हैं। आपने अगर एक पहले वाली का यहाँ पे 120 वो करा है ना, तो स्टैंड बाय का भी थ्रेशोल्ड 120 तक ही जाएगा, वो 120 के ऊपर नहीं जाएगा। और दोनों में सेम अच्छा डेटा रहता है, और जो दोनों का जो वो मतलब टाइम पीरियड रहता है शायद 5 मिनट का फर्क रहता है। जो स्टैंड बाय में जो डेटा रहता है जो मेन जो डेटाबेस रहता है उससे 5 मिनट का पीछे का डेटा रहता है इसके पास, स्टैंड बाय के पास। अच्छा 5 मिनट्स तो मतलब यहाँ पीछे पे चल डेटा लॉस नहीं हो रहा है, रेप्लिका ऑलरेडी रहा है उसका। डेटा लॉस नहीं होगा, लेकिन अगर 120 तक पहुंच गया इसका लिमिट तो फिर आपकी सर्विस लॉस होगी। नहीं मगर वो ऑटो स्केल पे डालने के बाद सर ऑटो स्केलिंग इसलिए तो है ना, फिर तो स्टोरेज ऑटो हाँ वही स्केलिंग की लिमिट हमने यहाँ पे डिसाइड कर दी ना, मैक्सिमम 120। तो उसके हाँ ओके ओके या उसके वो ऊपर नहीं प्रेडिक्शन जाएगी करना भाई। पड़ता है ना अपने को पीक वैल्यू पे कि अपना प्लानिंग होता है वो है ना अपने को प्रिडिक्ट हाँ करना पड़ता है कि व्हाट माय पीक वैल्यू या फॉर दैट अकॉर्डिंग टू दैट प्रोजेक्ट। ओके। कंटिन्यू कीजिए। ओके हेलो सर, इधर हम मैन्युअली क्रिएट ये सेट कर रहे हैं वैल्यू, तो ऑटो स्केलिंग का क्या? कौन सी मैन्युअली हम क्यों क्रिएट कर रहे हैं? मैन्युअली तो सेट कर 100 रहे हैं ये ये इलेक्ट्रोनिक, तो एनेबल अटेंड करने से क्या हो जाएगा? अरे वही वही तो मैंने क्या बोला आपको, लिमिट है ना। हाँ ये आपने इसको थ्रेशोल्ड दे रहे हैं, मगर देखो अगर आपको पता है कि आपका 100 GB में अपना पूरा हो जा रहा है, तो हाँ उस सीन में अपने को ऑटो स्केलिंग की जरूरत ही नहीं पड़ती। ओके ओके ऑटो उसमें अगर 100 GB में डेटाबेस हो रहा है अपना, तो उसका हाँ कुछ मतलब नहीं, मगर आपको ऐसा लग रहा है कि उससे ज्यादा भी आपको लग सकता है, थोड़ा सा 2 GB 4 GB 5 GB हाँ समथिंग। तो उस सीन में अपन उसको एक थ्रेशोल्ड दे रहे हैं कि इतना उतना मतलब इनेबल करने के बाद इतना इतना अगर ज्यादा लिया तो उसके अपन अलग से चार्ज पे करेंगे, और उतना ही करेंगे। मतलब इस 120 के ऊपर अगर 4 GB गया तो सिर्फ 4 GB की अपन पे करेंगे पूरा। नहीं तो देखो अगर वैसा नहीं किया, अगर ओके आपने एलोकेट किया है एक स्लॉट किया है 100 GB का, हाँ उसके बाद अपन अगर आपने जीबी गया मतलब इनेबल नहीं किया है, उसके बाद अगर अपना डेटा बढ़ गया डेटाबेस, तो एक उसने पूरा अपने को 100 GB का पूरा दूसरा एक स्टोरेज दूसरे स्टोरेज में जाएगा वो, तो उसके पूरा 100 GB का चार्ज पे करना पड़ेगा अपने। तो जो ये सर्विस में क्या हो जाता है ऑटो स्केलिंग में, सिर्फ आपने को जितना ज्यादा मतलब उसके ऊपर के जितने रहेंगे उतना ही पे करना पड़ेगा। नीलेश भाई अगर हम नीलेश अगर हम भाई ये जो इनेबल स्टोरेज ऑटो स्केलिंग नहीं करते हैं तो ये जो Yes, yes. नीचे का जो है ना मैक्सिमम स्टोरेज थ्रेशोल्ड, ये नहीं आता है क्या ऑप्शन, या फिर कर दो ना एक नहीं, यहाँ डिसेबल कर दो नहीं इसको। आएगा, नहीं आएगा। नहीं, उनके उनके लिए ओके हाँ नहीं देखो, है। तो सब क्यों नहीं आएंगे नीलेश कि भाई आपने हेलो हेलो सुनो ना सर। हेलो 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 बोलो हाँ जैन बोल लो। हाँ भाई, अभी देखो आप जब प्रोजेक्ट बनाओगे ना, वहाँ पे कैपेसिटी प्लानिंग और क्लस्टर प्लानिंग रहेगी। Yes. जब हम लोग की सेशन होंगे तब आपको ये सब पता चल जाएगा, इसके बारे में इतना मत सोचो, तब पता चल जाएगा। वो क्लस्टर प्लानिंग इसीलिए तो करते हैं। यस ओके ओके। ये बाद में वैल्यू हम चेंज कर सकते हैं क्या, स्टोरेज थ्रेशोल्ड का मैक्सिमम स्टोरेज थ्रेशोल्ड? रनिंग में चेंज नहीं कर सकते आप। नहीं भाई, एक बार running में change कर अगर सकते हो, डाउन टाइम मिल जाएगा ना वहाँ पे, तो मेंटेन इसके था लिए ना, पहले ही कर दिया। हाँ अब्दुल भाई जी बोलिए। हेलो, एक क्वेश्चन था मुझे इसमें, जैसे आप बोले कि मैक्सिमम स्टोरेज थ्रेशोल्ड तक जाना नहीं चाहिए, नहीं तो सर्विस लॉस हो जाएगा करके, हाँ बराबर है? जी। तो अपने को अलॉटेड स्टोरेज और मैक्सिमम स्टोरेज थ्रेशोल्ड ये दोनों भी इस हिसाब से सेट करना पड़ेगा कि अपना जो है वो yes. रेंज तक पहुंचे ही ना। हाँ के लिए क्या है मिनिमम वैल्यू उसी के लिए अभी उन्होंने बोले ना, मतलब अपनी क्लस्टर प्लानिंग होती है, कैपेसिटी प्लानिंग होती है। अपन यहाँ पे 100 GB ले लिए सपोज, 100 GB अपने को AWS ने प्रोवाइड कर दिया। अब अपने को कैसा है, मतलब 100 GB के पैसे देना ही देना है, अपन उसको यूज करे नहीं करे। बराबर 120 जो लिमिट दिए ना,
अब जैसा 100 के बाद जो लिमिट आएगी, सपोज 1 GB डेटा बढ़ा, 2 GB डेटा बढ़ा, तो उतने का ही डेटा, उतने का ही चार्ज अपने को लगेगा। यस और अच्छा अगर से वो लिमिट 120 क्रॉस करती है तो वो फिर डेटा स्टोर नहीं कर सकती, क्योंकि मैक्सिमम उसका थ्रेशोल्ड 120 ही है, यस उसके ऊपर वो नहीं जा सकती, Yes, फिर yes. वहां पे अपनी सर्विस लॉस होगी। ओके ओके ओके, मतलब हमने अगर 102 GB यूज किया तो हमें 2 GB की चार्ज लगेगा, ना कि Yes, 20 yes, GB yes. का ऊपर। हाँ, यस यस बराबर। ठीक है और ठीक है भाई, वैसे एक कैसे एग्जांपल उसके देता नीचे हूँ। लिखा है हेलो सर, सुन, हेलो उसके हेलो नीचे लिखा है ना हेलो अनेबल स्टोरेज के नीचे। हेलो सुनो ना, मैं एक एग्जांपल देता हूँ, देखो अगर ना समझ ये लो क्लस्टर प्लानिंग अनेबल के। दिस फीचर। आगे आगे हेलो हेलो हाँ बोलो बोलो। देखो अभी देखो, इसमें एक मैं यस यस एग्जांपल देता हूँ, ठीक है आपको। जब हम लोग क्लस्टर प्लानिंग करते हैं तो हम लोग का डेटा जो अभी समझ लो कि हम लोग का 6 मंथ का क्लस्टर प्लानिंग जो है हम लोग का, तो उसमें हम लोग का डेटा आ रहा है 10 टेराबाइट का, ठीक है। तो हम लोग वहाँ पे क्या करेंगे कि 12 टेराबाइट या रखेंगे या फिर 15 टेराबाइट रखेंगे, ठीक है। तो हम लोग का तो 10 टेराबाइट में हो ही जाएगा। अगर समझ लो कि उस पर अगर वर्कलोड आएगा तो फिर हम लोग को वहाँ पे डाउन टाइम मिल जाएगा ना, इसके लिए ये सब ऑटो स्केलिंग का रहता है। मतलब उसके आगे वो डेटा सेव होगा क्या? हाँ, अगर मैं आपका अगर मैं क्या प्लानिंग में बोल अगर रहा आपका हूँ कुछ जैन अगर भाई, इशू हो गया और आपका अगर कस्टमर मतलब जो भी डेटा आ रहा है आपका कुछ ज़्यादा ही होगा, तो वहाँ पे वो स्केलिंग होगा। उसके उससे पहले तो हम लोग पहले ही लगा देते। हाँ मैं बोलो क्या बोलो बोल रहा जैन हूँ भाई। जैन भाई, ये इसके नीचे लिखा है ना एनेबल स्टोरेज ऑटो स्केलिंग के नीचे लिखा है एनेबलिंग दिस फीचर विल अलाउ द स्टोरेज टू इंक्रीज आफ्टर द स्पेसिफाइड थ्रेशोल्ड इज एक्सीड। मतलब क्या भाई, उसका एक्सीडेंट होता है ना? हेलो जैन भाई। यार मेरे को नहीं पता यार, हम लोग का जब होंगे ना ये सब आपको क्लियर हो जाएगा। इस पर अभी हाँ इतना फोकस मत करो, चलने दो, आपको सब अभी पता आगे चल का जाएगा। पार्ट चलने दो। मैं अभी बताऊंगा, समझेगा नहीं, ऐसा भी ठीक है। ये आपके इतने डीप में देखो, क्वेश्चन रिलीज अपन अपना जो काम है ना, आप जो अब इतना जितने डीप में जा रहे हैं ना, उतने जाने की अभी जरूरत भी नहीं है, क्योंकि आरडीएस में ना अपने को इतना एक बार अपने को जितना बोल दिया ना उतना ही करना पड़ता है। अपन जितना तुम सब ये मतलब जो मन से सोच रहे हो कंपनी ऐसे डिसाइड करना करेगा कि कितना रखने का? ऑब्वियसली जो क्लाइंट और कंपनी इससे ही चलते हैं ना सब अपने अपने। कंपनी हाँ और उस मतलब जो क्लाइंट रहेगा और जो हम लोग की कंपनी का सोल्यूशन आर्किटेक्ट रहेगा, यस हम लोग मीटिंग करेंगे, हम लोग को बस टिकट देंगे कि भाई आपको इतना रखना है, यस हम लोग का बस वही काम उस रहता है। टाइम पे ऐसा रहता है सोल्यूशन कि आर्किटेक्ट अपन हाँ अपन अपनी आइडिया भी वहाँ शेयर कर सकते हैं कि वो अपन मतलब सीनियर एडमिन हुए तो अपने को पूछेंगे ना वो क्या यस करना यस है। और तो उससे वो बाय एक्सपीरियंस आएंगी वो चीजें, हाँ शुरू में जाने के बाद नहीं आएगा वो। हेलो ऐसा नीरज, मतलब यस सर। मुझे क्वेश्चन था कि ये 120 अपन ले रहे थ्रेशोल्ड, तो ये अपने को डब्ल्यूएस मेमोरी अलोकेट करेगा कि 100 GB मेमोरी अलोकेट करेगा अपने इंस्टेंस को? आपको रैम मेमोरी बोलना है भाई। नहीं ये तो स्टोरेज है ना, ब्रो रैम देखो, का स्टोरेज आपका नहीं स्टोरेज 100 ही हेलो, रहेगा वहाँ पे। हाँ सुनो ना, हम्म 100 GB का स्टोरेज रहेगा आपके पास। बट ये जो स्केलिंग रहती है ना कि उन लोग के पास जो उनका डेटाबेस रहता है, ठीक है, जो भी उनका डेटा एंटर हो रहा यस है, यस यस तो हम लोग यहाँ पे जो दे ऐसा रहेगा, नहीं हम लोग मेरा को सब क्वेश्चन ये सोचना था नहीं है। कि जो अपन अभी क्या कर रहे हैं कि स्टोरेज 100 GB ले रहे हैं ना, अपन थ्रेशोल्ड वैल्यू डाल रहे हैं 120 GB, हाँ तो तो अपने को जो इंस्टेंस मिलेगा उसमें 120 GB स्टोरेज मिलेगा कि 100 GB स्टोरेज मिलेगा? क्योंकि जब वो ज्यादा हो जाएंगे ना, उल्लास उल्लास 100 उल्लास GB मिलेगा भाई, 100 GB मिलेगा, 100 उल्लास GB। 100 वाला जो है वो मिलेगा। थ्रेशोल्ड 120 है, 100 के आगे जो भी लगेगा वो वही थ्रेशोल्ड के बारे में उतने ही क्वांटम का लगेगा, बस खत्म। जितने और वो उन मैनेज करेगा उस AWS। वैसे भी तो इतना ही समझ लो, इसकी ज्यादा डीप में जाने की जरूरत भी नहीं चलो है। नीलेश भाई आगे बढ़ो, Yes. आगे ऐसे डिस्कशन करते हैं। तो मतलब ऐसा ही समझना भी जरूरी है, ऐसे कुछ नहीं है। मगर देखो हम हमको भी जितना बोला है ना पहले भी, उससे ज्यादा ही, क्योंकि देखो आरडीएस एक एक पर्टिकुलर इसमें यूज होता है, मतलब उसका कुछ ज्यादा ही उतने होता है। और जब क्वेश्चन भी उसमें जब ये सब समझने के लिए इंटरव्यूअर तो पूरा इतना डीप में कभी जा भी नहीं सकता है, क्योंकि अगर पूरा आरडीएस में ले लेंगे तो बाकी का क्या लेंगे फिर वो। उसमें सिर्फ दो ही, मतलब अपने को सिर्फ कनेक्ट कैसे करना है, इंटरव्यू सिर्फ अपने को कनेक्ट कर, उसका बेनिफिट क्या है आरडीएस का, इतना ही पूछेंगे। कंटिन्यू करो मेरे भाई, स्किल्स अभी में जाएंगे फिर। अभी बहुत टाइम चलो हो गया है। कंटिन्यू भाई करो, कंटिन्यू करो आप। आगे आ जाओ कनेक्टिविटी पे। चलो कनेक्टिविटी में देखो अभी
आपको पता है जो अगर इसमें ऑप्शन दिया है, जैसे कि अगर आपको EC2 से कनेक्ट करना होगा। ओके, यहाँ दो ऑप्शन है। अगर हाँ इस एक कौन से पर्टिकुलर अगर इंस्टेंस से अपने को कनेक्ट करना होगा तो अपन उसको कनेक्ट टू इंस्टेंस करेंगे कंप्यूटर नेक्स्ट इसमें, जैसे अभी किया था ना आपने। हाँ, उसको जो इंस्टेंस, हाँ या जो उस इंस्टेंस चूज करेंगे, मतलब अभी इंस्टेंस लॉन्च नहीं किया है तो उससे अपन जो IAM रोल देते हैं ना उसको, उस पर्टिकुलर उस चीज के को डेटाबेस के लिए कनेक्ट ज्वाइन हो जाएगा, मतलब डेटाबेस के लिए इंस्टेंस के लिए वो कनेक्टिविटी जो नेटवर्क की रहती है। मगर अभी ज्यादातर ऐसे होता है कि अभी इसको ये कर दो तो डोंट कनेक्ट कर दो, नीचे वाले करेंगे अपन। देखो, और जो VPC है ये सबसे इम्पोर्टेंट इसमें, मतलब VPC जो रहता है कंपनी में, कोई कोई कंपनी जैसे अपन नेटवर्क की जो लेयर बढ़ाने के लिए VPC यूज करते हैं अपने इंस्टेंस को, जो मतलब यहाँ भी सेम वैसा ही, कुछ अलग नहीं है। VPC मतलब अगर वहाँ अपन इंस्टेंस के लिए VPC ले रहे हैं तो ऑब्वियसली यहाँ भी लेंगे, मतलब जो ये पूरा अपने क्लाइंट पे और कंपनी पे डिपेंड करेंगे, क्योंकि कोई कोई कंपनी सिर्फ इंस्टेंस लेती है मगर उस पर VPC नहीं लेती, वो अलग अलग लेवल की लेती है, जैसे केरबरस आपको पता भी होगा ना, केरबरस ये वो। तो अगर अपन VPC लिया तो VPC ले सकते हैं, उसमें भी VPC ऑप्शन है अभी। और नीचे जो VPC अगर ले लिया तो फिर सबनेट होगा, सब वही आ जाएगा जो आ जाता है ना वहाँ इसकी। ये VPC अपन कॉन्फ़िगर की वाला रहेगा ना, ये जो मतलब वहाँ जो कॉन्फ़िगर करेंगे, जो इंस्टेंस के लिए करेंगे ना वही करेंगे, कुछ अलग से नहीं करेंगे। मतलब अलग से अगर कर दिया तो फिर वो पूरा आपका प्रोजेक्ट बाकी आपका वो अपना जो रहेगा, फिर उसको जो एक्सेस रहेगा उसको आपको पर्टिकुलर एक सेपरेटली एक्सेस देना पड़ेगा अपने नोट्स। तो आप एज नोड आपको तो उसको एज नोड से पर्टिकुलरली एक्सेस देना अपने अलग से किया तो यही फिर RDS सबनेट वगैरह पूरा VPC का ही पार्ट है। सबनेट ग्रुप दो ऑप्शन है, यस और नो। मतलब एक ऐसा रहता है, अगर अपन ने पब्लिक कर दिया, मतलब अगर ये पब्लिक कर दिया तो उसका अपने को जो इंस्टेंस का जो VPC है ना वो कनेक्ट कर पाएंगे अपन, या पब्लिकली करेंगे तो उसको वो कनेक्ट कर पाएंगे, और नो दिया तो फिर उसको कनेक्ट नहीं कर पाएंगे, क्योंकि उसको पब्लिक IP असाइन नहीं होगा। सॉरी उसको अगर नो कर दिया ना तो उसको पब्लिक IP असाइन नहीं होगा, तो इसीलिए फिर अपने को सिर्फ इससे ही कनेक्ट हो पाएगा, ओनली फॉर VPC। जितना भी VPC करेंगे उससे ही कनेक्ट होगा। मगर जो अपने जो केसेस रहते हैं जिसपे अपन VPC नहीं लेते ना, उसके लिए पब्लिक एक्सेस तो अपने ऐसे करना पड़ेगा obviously। तो अभी जो VPC का लिया है ना, अभी डिफॉल्ट लिया है, उस पर क्लिक करो एक बार, VPC का ऊपर डिफॉल्ट पे। नहीं कोई नहीं, ये एक डिफॉल्ट और एक जो है अपन वो बना सकते हैं अलग से। अगर बना लिए तो इसमें फिर सब आ जाएगा, सबमिट का जो है, सबमिट अगर लेना है तो अपन तो यहाँ जो वही यूज करते हैं, जैसे जो पहले वाला जो अपन ने किया है, तो कोई बात नहीं। चलो नीचे आ जाओ, ये जो सिक्योरिटी की फायर वाले देख नीचे आप, ऑरेंज। यही है। अभी इसमें भी वही है, मतलब ये जो चूज एग्जिस्टिंग किया तो मतलब जो ऊपर वाला है ना, अभी जो ऊपर वाला आपने लिया था वही आ जाएगा, उसमें ऑप्शन। तो और ये वो VPC में जो सिक्योरिटी ग्रुप मतलब दिया गया है, जो रूल्स दिए गए हैं इनबाउंड आउटबाउंड, वो ऑटोमेटिकली यहाँ पे असाइन हो जाएंगे। ये असाइन हो जाएंगे। या अपन न्यू भी ले सकते हैं, क्रिएट न्यू किया तो फिर आपको इनबाउंड आउटबाउंड अलग से अगर लेना है तो अपन इसने ये भी ऑप्शन आपको प्रोवाइड किया है। फिर उसके बाद ये जो नीचे आ जाओ, फिर ये एडिशनल कॉन्फ़िगरेशन में क्लिक करो नीचे। देखो इसका जो डिफॉल्ट पोर्ट नंबर है, जो इसका जो 3306, ये उसका डिफॉल्ट पोर्ट नंबर है, तो ये कुछ मतलब चेंज करने की जरूरत नहीं।
और ये जो पोर्ट नंबर है ना, आपको प्रोजेक्ट में भी पूछते हैं और रियल टाइम में भी पूछते हैं, क्योंकि वो क्रॉस चेक करते हैं। अगर मतलब पोर्ट नंबर तो मतलब सबके ही पूछते हैं, कैरबोरॉस के हो, केली के हो, या आपके सबके एक पर्टिकुलर पोर्ट नंबर अवेलेबल आपको पता ही होंगे, एसएसएस का पोर्ट नंबर। तो ये पूछते हैं, तो डेटाबेस का यही रहता है डिफॉल्ट पोर्ट। तो ये याद रखें, मतलब साइड बाय साइड कि प्रॉक्सी बारे में मालूम है क्या रहता है? आरडीएस प्रॉक्सी नहीं ये कुछ। नीलेश भाई, मेरा एक क्वेश्चन था। अभी जैसा ये डेटाबेस अपन ने ऊपर कौन सा MySQL वाला लिया था ना, यस तो यस उसको यस ये 3306 आया। ये माइस का, हाँ यस यस, ये डेटाबेस अगर आपने अलग ले लिया MySQL छोड़ के, अगर आपने MariaDB का ले लिया ना, तो हाँ पोर्ट हाँ नंबर चेंज हो जाएगा। बेस के ओके टाइप ओके के हिसाब से आएगा वो। यस यस ओके यस, सबके पोर्ट नंबर अलग से। तो अलग ये है। हाँ, मगर अपन आप जब आरडीएस ले रहे हो ना, तो उसके ऑब्वियसली आप MySQL ही ले होंगे, क्योंकि आपको जो अभी तक जो नॉलेज है और आइडिया है, आपको यहाँ भी MySQL की, और जो ओपन सोर्स में वहाँ भी MySQL की ना। हाँ यस। तो ओपन सोर्स में अगर लिया तो वो भी वहाँ भी पोर्ट नंबर देंगे, क्योंकि पोर्ट नंबर से ही एंट्री होती है ना अपने वहां से, मतलब वो CLS से कब किया है आपने? हाँ हाँ, पोर्ट हाँ नंबर से ये आता है, एक्सेस होता है। हाँ, तो इसलिए पोर्ट नंबर ये मतलब ये डिफॉल्ट याद रखने का। तो इसकी एक रेंज है, मतलब अपन ये जो 3306 है ना, उसको 05 भी कर सकते हैं अपन, और 06 भी कर सकते हैं। मेरे को पर्टिकुलर उसकी रेंज नहीं पता MySQL की, पर कुछ तो भी ऐसे डिफॉल्ट, ये सिर्फ डिफॉल्ट है उसकी, मतलब ये जो 3306 ये डिफॉल्ट है उसमें। अभी और 2-3 है, ये कब यूज कर हेलो, बोलो। कल जब लैब हो गई उसमें उन्होंने पोर्ट 3305 हुआ था यस यस, उनसे गलती से, तो वो भी कनेक्ट हो गया। वही बोल रहा कि उसकी एक रेंज है पर्टिकुलर। हाँ 305 से स्टार्ट होता है, तो 9 से 6 तक कुछ तो भी है। तो कैसे रहता है, बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन है ना, उसको ना डिफॉल्ट यूज नहीं करती है पोर्ट नंबर उसको। जब हमारे टाइम भी 305 था, तो 56 भी चल जाता है और 7 भी चल जाता है, मतलब इसकी कुछ तो भी पर्टिकुलर साइडर की रेंज है उसकी, जैसे 305 से 7 तक शायद, तो उतने तक चल जाता है वो पोर्ट नंबर। तो ये ऐसा क्यों, कुछ कुछ कंपनी डिफॉल्ट यूज करती है, नहीं तो फिर उसमें अपन किया तो अपनी लेयर बढ़ रही, क्योंकि ये डिफॉल्ट मतलब हैकर्स या कुछ जो रहते हैं ना, उसको उनको डिफॉल्ट सबको पता रहता है ना, तो इसलिए रहता है उसमें थोड़ा सा उसमें। मेरे को भी पूरा उसको पता नहीं है। उसके बाद जो ऑथेंटिकेशन लेयर दिया इन्होंने 3। इसमें VPC का सिक्योरिटी नया ले रहे तो उसका नाम डालना पड़ेगा ना। सॉरी, ऊपर में एग्जिस्टिंग सिक्योरिटी नहीं है VPC का, तो वहाँ नाम नहीं डालना पड़ेगा क्या? नहीं क्रिएट न्यू मत करो ना, एग्जिस्टिंग का नाम डालना पड़ेगा। हाँ, अभी डिफॉल्ट आ जाएंगे फिर। अब नाम डालने की जरूरत नहीं, क्योंकि जो पहला अपना जो VPC पहले क्रिएट है, जो मतलब विदाउट इस जो पहला वही न्यू किया है, तो फिर उसको एक नाम देना पड़ेगा, उसका जो पूरा है वो करना पड़ेगा फिर। नहीं तो फिर ये जो VPC में अपन ने यहाँ पे ऊपर सिक्योरिटी ग्रुप किया था, हाँ अपन VPC को असाइन करते हैं ना एक यस सिक्योरिटी यस ग्रुप, यस। तो वो वहाँ पे वो लिया तो ऑलरेडी यहाँ पे आएगा, लेकिन यहाँ पे क्रिएट न्यू करने के बाद में वैसा कुछ सिक्योरिटी ग्रुप नया कॉन्फ़िगर करने का कुछ ऑप्शन दे नहीं रहा है नहीं ना नहीं, यहाँ पे। डायरेक्टली नया पूरा ही नया हो जाएंगे, फिर उसके अंदर जाके अपने को उसको असाइन करना पड़ेगा, कुछ करना नहीं, या सिर्फ एक नया ही हो जाएंगे फिर इन्होंने डिफॉल्ट तो वैसे होगा ना। नहीं तो नहीं, EC2 के इंस्टेंस पे जाके एक नया सिक्योरिटी ग्रुप बना के फिर उसका नाम डालेंगे तो वो यहाँ पे ले हाँ लेगा क्या? तो हाँ, उसको एक्सेस देना पड़ेगा फिर वहां से, क्योंकि यहाँ तो नहीं तो वहां अगर बनाएंगे तो वो लिया है एग्जिस्टिंग ही रहेगा तो, ना यार, या वो न्यू कुछ भी कैसा रहेगा? हाँ वही वही नहीं वहाँ उसका यूज करना पड़ेगा, तो फिर सकते हैं अपन। मगर उनका बोलना है कि अगर कुछ नया करना मतलब देना होगा, तो फिर उसका एक्सेस आ जाएगा, तो उसको खुद से देना पड़ेगा ना। फिर मैं यही बोल रहा कि अगर न्यू कर दिया तो उसको उसको फिर वहां जाके फिर कॉपी नया एक्सेस देना पड़ेगा उसको। तो ऑब्वियसली अपन चूज एग्जिस्टिंग करेंगे कोई भी, ये सिर्फ एक सिक्योरिटी के लिए एक ऑप्शन दिया होगा उन्होंने ज्यादा। ओके। चलो मेरा एक ऑथेंटिकेशन ऊपर में ऊपर
ऊपर एक थोड़ा क्वेश्चन था अभी, जैसे कि यहाँ पे जो आपने को दिया है EC2 डोंट कनेक्ट और कनेक्ट हाँ हाँ कंप्यूट हाँ इंस्टेंस, हाँ हाँ अगर हाँ अपन ने ये डोंट कनेक्ट EC2 कंप्यूट रिसोर्स अगर अपन ने ऑप्शन चूज किया, तो फिर अपने को तो डेटाबेस में पूरा जो भी कुछ डेटा है वो मैन्युअली अपने करना को पड़ेगा। हाँ मैन्युअली करना पड़ेगा, और वो अपन उधर मतलब अपने क्लस्टर के ऊपर हाइव और ह्यू के जो भी अपने कंसोल्स है या फिर इंटरफेसेस, वहां से अपन डेटा एक्सेस कर पाएंगे, वो अपन CLI के ऊपर नहीं एक्सेस कर पाएंगे। नहीं, हाँ तो उसके अपन लिए दूसरा मैन्युअली कनेक्ट कर सकते हैं ना ये RDS हाँ EC2 को। कर सकते हैं, इसलिए उन्होंने आगे एक फिर से एक ऑप्शन दिया है, जैसे कि उसको मतलब अपन IMA रोल जैसे देते हैं ना, हाँ 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 तो वो ऑप्शन दिया है, तो उसको अगर ये अपन क्या IMA उन्होंने रोल, नीचे रखना, यू कैन मैन्युअली सेट अप कनेक्शन हाँ टू अ कंप्यूट रिसोर्स रिलेटेड। यस यस, और इसीलिए ओके तो फिर हाँ वैसे कर सकते हैं मैं, फिर मैनुअली में, और अगर एक बार कनेक्ट टू इस इंस्टेंस से कर दिया तो उसमें डिफरेंट यही है ना, ये तो मैनुअली करने की जरूरत नहीं करेंगे फिर, मतलब उससे डायरेक्टली कनेक्ट हो सकता है फिर वो। ओके। हम्म। नीचे आ जाओ ऑथेंटिकेशन में। मतलब अपन ने CM के मशीन पे कनेक्ट टू EC2 कंप्यूटर रिसोर्स पे क्लिक किया तो CM का जहाँ पे अपन कॉन्फ़िगरेशन हाँ करते वहां पे तो ऑटोमेटिकली कनेक्ट हो उसमें जाएगा। उसमें उसमें सिर्फ आपने को ना वो जो कमांड फायर करना पड़ती है, आपने कभी किया है कि MySQL हाइफन, MySQL-U वाला क्या हो, यस रूट यस यस हाइफन V यस वाला। यस, उसका सिर्फ एंड पॉइंट देना है, एंड पॉइंट देने के बाद उसका जो समथिंग पोर्ट नंबर लिया है आपने, एंड पॉइंट देने के 3304, बाद तो वैसा भी आता है ना, यहाँ से डायरेक्ट वही इंस्टेंस को कनेक्ट कर देंगे तो एंड पॉइंट देने की जरूरत पड़ेगी क्या? नहीं। नहीं नहीं हाँ सॉरी, अगर आपने मतलब जो ऐसे बोलेगा अपन उसको कनेक्ट टू इंस्टेंस करने के बाद बोलेगा अपन, हाँ बोल रहा तो कनेक्ट टू इंस्टेंस करने के बाद सिर्फ ये इतनी कमांड फायर करनी है, MySQL हाइफन क्रिएट यू, डेटाबेस एंड शो डेटाबेस। तो उसमें डायरेक्टली आ जाएगा फिर वो। नहीं देना पड़ता है भाई शायद, बगैर एंड हाँ पॉइंट वही दिए मेरा कनेक्ट क्वेश्चन नहीं है कर कि नहीं कि सकते। एक वैसे बार नहीं थोड़ा सा करते तब भी एंड पॉइंट देना पड़ता, तो ये थोड़ा सा करके एंड पॉइंट देना पड़ता। थोड़ा सा अभी ऊपर ले देख लो। लेंगे ना। तो सिर्फ भाई थोड़ा सा ऊपर। हाँ नहीं बोलो। हाँ ओके ओके, उन्होंने दिया ना जो कनेक्ट सेटअप कनेक्शन अप टू रिसोर्सेज फॉर, ये सिर्फ शायद ऐसा ही मतलब एंड पॉइंट यहाँ भी देना पड़ेगा शायद, क्योंकि हमने वो वैसे भी हमने वो ट्राई करके नहीं देखा। दे पड़ेगा सर। ऐसा रहता है ये कनेक्ट टू सिर्फ कनेक्ट कर रहा है, एंड पॉइंट देना पड़ेगा। हाँ एंड पॉइंट तो पर्टिकुलर सबको देना पड़ेगा, क्योंकि एंड पॉइंट से तो वो मतलब उसके अंदर एंट्री करते, उसके आइडेंटिटी है एंड पॉइंट, वो तो देना ही पड़ेगा शायद, डोंट कनेक्ट टू EC2 किया तो क्योंकि अपने को एंड पॉइंट देना पड़ेगा, एंड पॉइंट ऐसा है कि देखो कॉन्फ़िगर अपन करना जो पड़ेगा। अपन देखो अभी एक डेटाबेस का कनेक्ट कर रहे हो, ओके, तो अपन ऐसे नंबर ऑफ डेटाबेस कर रहे हैं ना, तो सबका एंड पॉइंट अलग अलग आता है, इसलिए उन्होंने क्या किया है, एंड पॉइंट तो देना ही पड़ेगा, क्योंकि देखो आपके पास 5 डेटाबेसेस है, तो पांचों के अलग अलग एंड पॉइंट आएंगे, अब कौन सा डेटाबेस कनेक्ट करना है, इसलिए उन्होंने एंड पॉइंट दिया है ना, तो एंड पॉइंट तो देना ही पड़ेगा। दोनों इसमें। तो अगर देखो अगर आप RDS का एक सर्विस है, उसमें अपन नंबर ऑफ डेटाबेस कनेक्ट कर सकते, मतलब नंबर ऑफ डेटाबेस क्रिएट कर सकते हैं, आपने 10 डेटाबेस क्रिएट कर दिए और उसको कनेक्ट टू रिसोर्स कर दिया, तो फिर वो सभी आ जाएंगे, ऐसे वैसे भी करके अपन देना पड़ेगा। CM का जब डिप्लॉयमेंट करते 13 डेटाबेस क्रिएट ही करते हैं ना, तो एक ही मशीन पे कनेक्ट हो जाते हो। हाँ तो ये कनेक्ट टू इसी फिर इसमें डिफरेंस क्या हो जाता है, एंड पॉइंट देना ही पड़ता है तो जरा। हाँ भाई बोलो। नहीं उसका उनका सीएम में नहीं क्या मशीन पर ही डेटाबेस बनाते हैं ना, तो सर्वर भी सीएम के मशीन पर ही डाउनलोड करते हैं और क्लाइंट भी सीएम क्लाइंट के मशीन पर ही भी वहाँ डाउनलोड पे करते डाउनलोड करते हैं। हैं। बराबर। हाँ RDS में कैसे रहता है, RDS सर्वर है, अपन हाँ, को सर्वर को कनेक्ट करना पड़ता है क्लाइंट से, तो अपन क्लाइंट करते हैं सीएम के मशीन पर डाउनलोड, वो डायरेक्ट और बाद डेटाबेस में क्रिएट करके देता है अपने को मतलब ऑलरेडी। इसको एक अलग से एक सर्विस मान लो ना, मतलब ऐसा उसको एक सर्विस मान लो ना अलग से, तो फिर उससे हाँ हाँ मेरे को वो समझ में आ गया है, मैं ये दोनों ऑप्शन में का डिफरेंस पूछ रहा हूँ। हाँ एक प्लेटफॉर्म ही अलग है, तो प्लेटफॉर्म अलग है, मतलब आपको अगर कहाँ से एक डेटाबेस लाना पड़ेगा तो उसका कुछ तो भी एक होता है ना, जैसे कि वैसा एक एंड पॉइंट लगता है उसको मतलब कनेक्ट करने के लिए। एंड तो पॉइंट के लिए भी एक रीजन है भाई, मैं बताता हूँ। हाँ हाँ जो HA जो देते हैं ना, प्रोवाइड कराते हैं, उसमें अपने को HA में 2 मशीन मिलते हैं, अपने को 2 इंस्टेंस, एक तो प्राइमरी रहता है, दूसरा रहता है। तो अपन एंड पॉइंट से एक्सेस करते हैं ना, तो सपोज करो अपना प्राइमरी मशीन डाउन गया, तो वो AWS वाले की रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है कि वो स्टैंड बाय वाले स्विच कराए तुमको। एक्टिव। अगर से आप IP से कनेक्टेड रहेंगे ना, तो एक सेपरेट इंस्टेंस से कनेक्ट रहेंगे, फिर बाद में आप उसको स्विच नहीं कर,
जैसा अपन जेड के अपन देखे इसमें ZKFC जो काम करता है ना, वो काम AWS वाले की रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो करा के देने की, इसीलिए वो एंड पॉइंट प्रोवाइड कराते, क्योंकि बाद में अपने को मतलब हाई मतलब अवेलेबिलिटी MySQL मिलना। प्लेटफॉर्म पे जाने के लिए बस एंड पॉइंट डाल देते हैं आप। उसको जी बोलते हैं इसको। हाँ DNS ही होता है ना, वो सर ने बताया था ना। हाँ, वो DNS DNS होता एंड है पॉइंट होता है, वन DNS वो AWS मैनेज करता है कि सिर्फ वो वन एक ही जो है ना वो ये दे भेजेगा वहां पे। नीलेश भाई कंटिन्यू। चलो आ जाओ ऑथेंटिकेशन पे नीचे आ जाओ कशिश भाई। अभी जो डेटाबेस के ऑथेंटिकेशन के लिए ऑप्शंस दिए हैं उन्होंने, इसकी जो अभी पासवर्ड ऑथेंटिकेशन है, ये कौन सा पासवर्ड है ऊपर दिया है ना 1 2 3 कुछ समथिंग पासवर्ड 1 2। यस हाँ ये आ जाएगा। उसके लिए दूसरा ऑप्शन दिया है उन्होंने पासवर्ड भी, और उसके लिए IAM रोल का जो कनेक्शन है, जैसे कि अपन आप IAM रोल पता होंगे ना आपको सबको। यस 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 हाँ हाँ, मगर एक IAM रोल क्रिएट करने का, उसको पर्टिकुलर उसको एक्सेस दे, मतलब वो आप वहां से सिर्फ वही इंस्टेंस को जिसको अपने को डेटाबेस लगता है वही तो अगर आपने एक्सेस दे दिया है तो फिर वो उसका जो ऑथेंटिकेशन है वो बढ़ जाएगा। मतलब आपके पास दो ऑप्शन रहेंगे, विदाउट पासवर्ड का भी सिर्फ आपने पॉइंट डाल दिया ना तो वो कनेक्ट हो जाएगा। नहीं तो फिर अगर हर बार आपने को घुसना होगा अपने डेटाबेस में तो आपको पासवर्ड डालना ही पड़ेगा। अगर एक नंबर का किया ना आपने, और सेकंड को सिर्फ अगर पासवर्ड के बाद मतलब सिर्फ चेंज कर दिया रोल तो फिर पासवर्ड की जरूरत नहीं गिरेगी, डायरेक्ट एंड पॉइंट से अपना पोर्ट नंबर डालने से डायरेक्ट इंटर हो जाता है अपना इसमें। और थर्ड वाला जो ऑप्शन है जो पासवर्ड एंड केरबरस ऑथेंटिकेशन, केरबरस हुआ है क्या आपका? हाँ हुआ है। यस 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 हो गया टिकट तो के आपको थ्रू। पता होगा ना एडी से कैसे कि अपन एडी से अलग से उसको एक बनाना पड़ता है वहाँ जो यस ग्रुप, वहां से अपन एक्सेस कर सकते हो उसको ऑब्वियसली। ये जो तीन वाले ऑप्शन है जो लेयर, तो ये सब क्लाइंट पे और आपने इसमें डिपेंड करता है कि अपन मतलब सिक्योरिटी कितनी देनी है, ये सब अपन कर सकते हैं फिर इसमें। और जो नीचे वाला, नीचे आ जाओ। नीलेश भाई एक और एक क्वेश्चन था, जब अपन ये पासवर्ड एंड केरबेरस ऑथेंटिकेशन करते तो जैसे जब अपन केरबेरस इनेबल करते हैं क्लस्टर पे तो वहाँ पे सभी जो अपने सर्विसेज है नोड या फिर उनके सबके पोर्ट नंबर्स चेंज होते हैं HDFS के, वो तो ये भी चेंज होगा या मतलब वो ही नहीं नहीं कैसे चेंज होगा? क्यों तो उधर CM पे चेंज होते हैं ना, जब अपन सिक्योरिटी इनेबल करते हैं केरबेरस वगैरह, केरबेरस इनेबल करते हैं ना तो वहाँ पे पोर्ट नंबर चेंज होते हैं कि विद केरबेरस वाले के अलग है पोर्ट नंबर्स और विदाउट केरबेरस वाले के अलग पोर्ट नंबर्स रहते हैं। देखो केरबेरस अगर कर दिया आपने ओके, उसको अगर एक ऑथेंटिकेशन का जो एक्सेस दिया तो उसके बाद वो ऑप्शन क्या रहता है कि वहाँ अगर पोर्ट नंबर मतलब वहाँ पोर्ट नंबर शायद डालने की जरूरत भी नहीं करेगी शायद तो। जस्ट पूछ रहा हूँ मतलब कैसा वो ग्राउंड में रिफ्लेक्ट होते हैं ना। हाँ ये है क्योंकि हमने भी ना केरबेरस के साथ ऑथेंटिकेशन नहीं की है क्योंकि वो बहुत ज्यादा लेंदी प्रोसेस हो जाती है ना, क्योंकि ये एक तो पहले का ऐसा RDS को बहुत ज्यादा टाइम लगता है क्रिएट होने को, आपको पता है। यस तो हाँ तो ये क्या है मतलब ये तो इस सब कैसा ये सब करने के बाद अपने उसका सोल्यूशन बता सकते हैं। और ये सब करने को मतलब अलग पर्टिकुलर सब अलग अलग सर्विसेज पर्टिकुलर करते बैठेंगे तो मतलब बहुत ही अलग ही टाइम लगेगा उसको। तो हमने तो अभी तक नहीं किया है तो मैं मतलब आपको श्योरली नहीं बता सकता कि उसका मतलब पोर्ट नंबर कैसे आ रहा है वहाँ। ओके। हेलो हेलो हाँ बोलो ना। हाँ तो शिव भाई थोड़ा उधर थ्रेशोल्ड वैल्यू के पास जाओ ना एक बार। So either enable this feature will be allow storage to increase after the specified threshold is exceeded। मतलब इधर ऐसा लिखा है कि ये जब तुम अनेबल करते हो ऑटो स्केलिंग तो क्या हो जाएगा इसमें 120 के आगे जो जब वैल्यू बढ़ जाएगी तब आपका थ्रेशोल्ड मतलब स्टोरेज बढ़ जाएगा। ऐसा वो कह रहा है। इधर भी दिखा है चार्जेस विल अप्लाई व्हेन योर डेटाबेस ऑटो स्केल टू स्पेसिफाइड थ्रेशोल्ड। तो वही ना अभी तक वही तो बोल रहे थे। हाँ भाई थ्रेशोल्ड पे लटके हो क्या? नहीं उन्होंने कुछ रिसर्च वो बढ़ किया जाएगा, स्टोरेज बढ़ जाएगा, ऐसा ही उधर लिखा है ना। हाँ तो बढ़ जाएंगे ना फिर।
हाँ ये जब इनेबल करेंगे ना अपन तो बढ़ जाएंगे फिर वो हाँ 100 इधर के आगे। इधर हाँ इधर मतलब इधर ये इसका डेटाबेस लॉस नहीं होगा। हाँ ये बढ़ जाएगा ना। ओके ओके खुद ऐसा से ही बोलना बढ़ेगा वो। हाँ खुद से हाँ ऑटो स्केलिंग। ठीक है ठीक है ठीक, ओके ओके हो गया। अब क्या है यस मॉनिटरिंग पे दे अपन। मॉनिटरिंग के लिए आपको जो देखो अभी जो इनियस मॉनिटरिंग क्लिक किया तो उसको जो डिफॉल्ट रोल है ना उस पर क्लिक करो मॉनिटरिंग डिफॉल्ट रोल। अपन क्लाउड एज वॉच वगैरह कुछ यूज कर सकते हैं मॉनिटरिंग के लिए या हाँ नहीं कर मैं वही देख रहा हूँ ना क्लाउड देखा। हाँ एडिशनल कॉन्फ़िगरेशन देखो नीचे। हाँ नीचे एडिशनल नीचे नीचे उस पर क्लिक करो ऊपर ऊपर। हाँ वही ना सर। हाँ देखो 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 हाँ तो ये यही है क्लाउडेज का जैसे कि अपन क्लाउडर में कैसे नेविगेटर यूज करते हैं मॉनिटरिंग टूल के लिए। मतलब वह अपन अपने लॉग्स चेक कर सकते हैं मतलब डिलीट क्या क्या प्रोटेक्शन वैसे ही अपन क्लाउड वॉच का भी यूज कर सकते हैं। मगर आपने क्लाउडेज अभी तक हुआ नहीं है हमारा मतलब मैंने कुछ उसको ज्यादा ध्यान नहीं दिया। आपका हुआ है क्या क्लाउडेज? नहीं हुआ क्लाउड वॉच। नहीं हुआ है वो। तो क्लाउड वॉच मतलब ये फिर एक एक्सेस रहता है अभी मतलब आप लॉग वगैरह सब चेक कर सकते हैं आप मॉनिटरिंग कर सकते हैं अगर ये एक्सेस दिया है तो। और बैकअप का नीचे दिया है उसको ऑटोमेटिक बैकअप स्नैपशॉट वगैरह अगर ऑटो निकालना है तो फिर उसको दूसरा भी ऑप्शन रहता है जिसके अपन उसको मेंटेनेंस मोड पे डाल सकते हैं। देखो नीचे दिखा है मेरे टेंशन पीरियड दिया है उसको 7 डेज दिखता है ना। मतलब अपना जो क्लस्टर है मतलब अपना जो डेटा है जो डेटाबेस है वो आपने को उसका अगर बैकअप निकालना है तो फिर उसको देख कोई कंपनीज पे डिपेंड रहता है फिर 30 डेज है या 7 डेज है। देखो इस पे क्लिक करो डेज भी रहेंगे उसको डेज क्लिक करो देखो ये 30 डेज की रहता है उसके मतलब पूरे जो लिमिट रहती है। तो मैक्सिमम कंपनी जो रहती है ना वो 7 डेज ही यूज करती है जो बैकअप का जो रहता है ना। मतलब 7 डेज होने के बाद वो ऑटोमेटिकली उसका स्नैपशॉट बैकअप निकाल देंगे फिर। तो ये अपने अपने पर डिपेंड है उसका बैकअप लेना है या नहीं लेना है। तो नहीं लेना है तो उसको डिसेबल कर सकते हैं अपन। तो हाँ और उसके नीचे भी दूसरा ऑप्शन है उसको जो मतलब नीचे आ जाओ थोड़ा। अभी जो इंक्रिप्शन हाँ बस अभी देखो ये की मैनेजमेंट सर्विस पता है क्या आपको? ये इंक्रिप्शन लेवल की जो रहती है की मैनेजमेंट सर्विसेज ये अलग एक अलग से अपन उसको एक इंक्रिप्शन दे सकते हैं। उसकी जो आईडी रहती है मतलब ये अगर इंक्रिप्शन इनेबल कर दिया अपन ने तो इसकी जो ए आईडी डालने के बाद वो मतलब वो अगर डिलीट करना होगा नहीं तो फिर उसको कुछ चेंजेस करने होंगे इस क्लस्टर इस रोल में। तो एक की मैनेजमेंट सर्विस आईडी से ही वो एक्सेस हो पाए मतलब ये डिलीट हो जाएगा मतलब उसको कुछ भी चेंजेस करने पड़ेंगे। तो आपके पास एंड पॉइंट से काम नहीं चलेगा आपको ये की मैनेजमेंट सर्विस क्या है जो की रहेगी ना वो आईडी वो आप पेस्ट करनी पड़ेगी उसके बाद ही आप उसमें कुछ कर सकते हैं चेंजेस। इसलिए इंक्रिप्शन का एक उसको एक मतलब एक लेयर बढ़ा के दिया है उसने। तो ये अकाउंट स्पेसिफिक रहेगा है ना ये हाँ KMS तो आईडी ये अभी हाँ मतलब ये अभी ये मेरा अकाउंट है तो मेरे अकाउंट को ये किसी और का अकाउंट है तो उसको मतलब अलग ये अलग जो से की यूजर का है मैनेजमेंट हर उसका अकाउंट अलग का की अलग रहेगा। हर अकाउंट का अलग रहेगा। तो ये जब IAM रोल का जो रोल आता है ना कुछ कुछ ऐसा रहता है मतलब जो क्लाउड इंजीनियर रहता है ना तो उनको पूरा IAM एक्सेस मिलता है ना। तो फिर वो क्या करते हैं पूरे जो सिर्फ हर अकाउंट का जो की मैनेजमेंट सर्विस है ना उनके पास अवेलेबल रहते हैं। तो फिर वो उस हिसाब से ही काम करते हैं फिर इंक्रिप्शन का मतलब। नहीं मुझे ये पूछना था कि ये अकाउंट स्पेसिफिक है मतलब हम्म यूजर अकाउंट स्पेसिफिक है या फिर जो अपन डेटाबेस क्रिएट करते टाइम अपने को जैसे पासवर्ड वगैरह मिल रहा है तो हर डेटाबेस क्रिएट तो करते टाइम ये अलग इसीलिए क्या अलग किया मिलेगा ना देखो। ये सेम हाँ रहेगा। देखो देखो ये इसका क्या है मतलब ये अकाउंट इसकी ये अकाउंट क्लाउड इंजीनियर का ओके। तो ये जो काम कर रहा है डेटाबेस का जो काम कर रहा है मतलब ये दूसरा कर रहा है जैसे कि कंपनी में पर्टिकुलर एक्सेस दिया है वो कर रहा है काम। तो वो तब तक चेंज नहीं कर पाएंगे उसमें कुछ भी जब तक ये उसको जो आईडी जो है ना की मैनेजमेंट की वो नहीं मिलेंगी। तो उसको अगर कुछ चेंज करना पड़ेगा तो उसको एक टिकट रेज करना पड़ेगा जो क्लाउड इंजीनियर होगा ना उसके लिए।
तो जब उसके पास ये आईडी मिलेगी तभी उसमें वो कुछ मतलब उसको जो पर्टिकुलर चेंजेस करना पड़ेंगे वो डेटाबेस के जो वो तभी कर पाएंगा, इसलिए इंक्रिप्शन का ये एक दिया वाला है उसको मास्टर आईडी। ओके। हाँ, और जो ऑडिट लॉग्स है, जो अपना जो क्लाउड की नेविगेटर रहता है ना, ये क्लाउड वॉच का लॉग एक्सपर्ट है ये जो, इस पे अगर देखो इनेबल लॉग एरर लॉग मतलब कुछ एरर होगा आपने इसमें, तो ये पूरा क्लाउड वॉच में दिखेगा। तो आपने को तो क्लाउड वॉच का ज़्यादा नॉलेज नहीं है, तो मतलब जब अपन जनरल लॉग सबको कर सकते हैं इसको इनेबल, तो देखो पर्टिकुलर जो देखना है वो अपन सिलेक्ट कर सकते हैं लॉग। यस हाँ, मतलब जो लॉग्स देखना है अपने को बाद में आप क्लाउड एज में जाके देख सकते हैं। तो क्लाउड एज अपने को सीखना पड़ेगा, उसके बाद ही रहेंगे वो। तो उसके बाद आएंगे फिर अपना रोल IAMR रोल, जैसे कि आपने अभी किया नहीं है, मतलब अपने पास कुछ भी रोल नहीं, उधर अगर RDS का रोल होता तो एक मतलब ऑप्शन आया होता। तो उसके बाद मेंटेनेंस मोड नीचे वो जो हाँ वो हाँ वही वो कैसे रहता है कि जब मेंटेनेंस मोड पे मतलब मेंटेनेंस मोड रहता है ना, उस पर अगर अपन ने उसको क्लिक कर दिया है तो ये जो अपडेट है ना, मतलब ये जब अपना वर्जन अपडेट हो जाएगा तो ये जो मेंटेनेंस मोड पे ऑटोमेटिकली मतलब अपडेट हो जाएगा मेंटेनेंस मोड पे। तो अपने जो जब तक वो जो डेटाबेस रहेगा ना उतना पूरा मतलब ये सेव रहेगा पूरा, मतलब उसमें कुछ ये नहीं होगा मेंटेनेंस मोड में। तो हर कंपनी का मेंटेनेंस मोड का ड्यूरेशन मतलब अलग रहता है, मतलब मोस्ट ऑफ ऑल कंपनी मतलब नाइट को ही मेंटेनेंस करती है, जैसे कि सैटरडे उसमें। तो अपन मेंटेन एक ही बार होता है ना मेंटेनेंस को इनेबल कर दिया तो ऑटोमेटिकली जब अपडेट करती है ना, तो जो पूरा जो माइनर जो मतलब उसमें जो वर्जन है वो चेंज होने के बाद भी कुछ डेटाबेस में मतलब कुछ प्रॉब्लम नहीं आता है आपने। तो वो जो डिलीशन प्रोटेक्शन का जो ऑप्शन रहता है, देखो अभी अगर ये इनेबल है अपना, तो इससे क्या हो जाएगा, अगर कोई भी बंदा है जो जिसको कर दो ना इनेबल कर दो, देखो अभी ये इनेबल है तो इसके बाद ये डिलीट नहीं हो पाएगा। कोई अगर करना चाहे डेटाबेस डिलीट तो ये नहीं हो पाएगा जब तक वो वहां से मॉडिफाई नहीं कर देंगे। कर दो आप डिलीट कर दो ना डिलीट, सॉरी इनेबल। आ जाओ नीचे। अभी देखो इसके चार्जेस वगैरह बताए हो इतने इतने, तो अभी तक अपने को तो ये जो मंथली कॉस्ट इसका पूरा मतलब ये जो एक मंथ यूज किया तो इतना इतना कॉस्ट आएगा, मगर अपन तो अभी करने के बाद उसको डिलीट कर देंगे ना, तो अपने को सिर्फ 0 में मतलब बहुत कम आ जाएगा, उसको ज्यादा नहीं आएगा। तो ये क्यों ये पूरा एस्टिमेट क्यों दे रहा है कि सिर्फ क्लाइंट के लिए, मतलब AWS ने पूरा आसान कर दिया ना कि इतना इतना मतलब टोटल स्टोरेज के लिए इतना इतना डॉलर ले, देखो सबसे ज्यादा स्टोरेज के लिए ले रहा क्योंकि अपन ने स्टोरेज में जो कॉम्प्रोमाइज नहीं की थी वहाँ। ओके नीलेश भाई, ये मेंटेनेंस विंडो में जैसा चूज विंडो करके दिया है पीरियड सिलेक्ट करने के लिए, ऊपर ऊपर दो मिनट। हाँ तो अगर जैसा नो प्रेफरेंस डालते हैं तो उसका फिर टाइम पीरियड क्या डिफॉल्ट लेता है? नहीं, वो नो प्रेफरेंस कर दिया ना तो डिफॉल्टली उतने मेंटेनेंस मोड का जब आप मेंटेन देखो कर दो ना, चूज विंडो कर दो ना, तो यह तो अपने को टाइम मिल जाएंगे, जैसे कि अपन नाइट में इतने इतने टाइम में मेंटेनेंस कर रहे हैं तो उसी हिसाब से वो मेंटेन हो जाएगा। और प्रेफरेंस दिया तो उसका डिफॉल्ट टाइम कहीं डाला दिख रहा है ना कि क्या टाइम फ्रेम में लेता है वो फिर अपने इस पे रहेगा ना तो जो साइज डेटाबेस की जो साइज है ना अपना, हाँ, और मेंटेनेंस का मतलब जितना आपने डेटाबेस के साइज उस हिसाब से उस साइज लेंगे शायद, मतलब टाइम लेंगे वो। तो सब नो प्रेफरेंस तो कोई करता नहीं होगा शायद क्योंकि अपन मेंटेनेंस जब करते ना सैटरडे नाइट या ऐसा करते कोई भी, तो हाँ वो कुछ प्री डिफाइंड रहता होगा कोई डे और कुछ टाइम ऐसा। हाँ, तो थोड़ा सा डीपली अपने को देखना पड़ेगा कुछ, मतलब उसका होगा कुछ AWS से। एडिशनल कॉन्फ़िगरेशन में कुछ चेंजेस नहीं किए क्या? जरा ऊपर कुछ जल्दी देख लो, मतलब क्योंकि 2 मिनट में लैब मैसेज आएगी, 2 मिनट में एडिशनल कॉन्फ़िगरेशन को इसको डिफॉल्ट ही रखना है, इसमें कुछ नहीं डालना है क्या? ये ना जो ऑप्शन ग्रुप है इसमें दूसरा कोई डाल सकते कि वही रखना पड़ता है सेम पैरामीटर के बाद वाला ऑप्शन ग्रुप? इधर ऊपर है क्या एडिशनल सेटिंग ऑप्शन? गाइस 2 मिनट में लैब ऑटोमेटिकली एंड होने वाली है,
टीम से मैसेज आया मेरे को ऐसा। अरे तो एडिशनल सेटिंग बताओ ना जरा, ये यहाँ पे स्क्रॉल करो नीचे। एडिशनल कॉन्फ़िगरेशन ये बाय डिफॉल्ट ही रखा है ना। हाँ ये ऊपर ऊपर, हाँ हाँ, तो उसमें क्लिक कर दो भाई। एडिशनल किया है क्या आपने? हाँ उसको इनिशियल ये जो डेटाबेस का नेम, जो पैरामीटर ग्रुप है, तो देखो अभी अपने पास तो जो उतना ही ऑप्शन है वो, तो हाँ दूसरे हाँ ऑप्शन नहीं है। कर दो क्रिएट कर, ओके। ये डिफॉल्ट रहता है वो, बताया टीम ने। अच्छा ने वर्जन सिलेक्ट किया वही वाला इसका वो डिफॉल्ट रहता यस है। यस 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 यस। देखो अभी अपन ने अभी एक 5.5 से ही लिया है सर। 5.3 सुरेश क्या कहना चाहिए? ये पैरामीटर्स यहाँ पे अपने 40 लिया सर। देखो अब देखो अभी डिलीट करके क्रिएट नहीं होगा। तो क्रिएट होने को टाइम लगेगा। हाँ वो तो है, क्योंकि अपन ने जितना भी कॉन्फ़िगरेशन किया है पूरा स्टैंडर्ड, वो जो दो ऑप्शन थे स्टार्टिंग में, इजी क्रिएटेड और स्टैंडर्ड क्रिएटेड। स्टैंडर्ड तो ऑब्वियसली स्टैंडर्ड में तो पूरा कॉन्फ़िगरेशन करना है, उसको तो टाइम ही लगेगा। इंस्टेंस बना लीजिए ना उसे कनेक्ट करने के लिए। वो क्रिएट न्यू सिक्योरिटी वाला वो करके देखना पड़ेगा एक बार। अभी क्या VPC हाँ है ऐसे ना, भी तो आपने फिर को हाँ ऐसे भी आपने को जो भी प्रैक्टिकल करने हैं वो डेटाबेस अलग VPC में, एक्सेस क्लस्टर VPC में, वैसे ही करना पड़ेगा। तो हाँ अब अभी इंस्टेंस है, मगर वैसे भी अपना टाइम बहुत ज्यादा ही हो रहा है, तो कल फिर से शायद लगा तो कंटिन्यू करेंगे। ओके सर अभी कर लो ना, इंस्टेंस लॉन्च करने को क्या 5 मिनट ही लगेंगे सर? हाँ लॉन्च करके क्या एक्सेस देने का क्या करना है? एंड हो गया क्या यार, रुक गया ना? नहीं लैब शुरू नहीं चल रहा है भाई अभी। अभी क्रिएट ये बहुत टाइम लेता है यार। एंड पॉइंट क्रिएट नहीं सेशन खत्म हो जाएगा। नहीं वो डेटाबेस क्रिएट हो गए मगर एंड पॉइंट नहीं आता उसमें। ये यहाँ पे जब तक वो सक्सेसफुल नहीं होता डेटाबेस क्रिएशन तब तक एंड पॉइंट नहीं मिलेगा। ओके कर लो, एक इंस्टेंस लॉन्च कर दो फिर तब तक। इंस्टेंस दिखा कोई बात नहीं। कौन सा अपन तुम ले लो या कोई भी ले लो? हाँ ले लो, अब तुम्हें ले लो। प्री रिक्विजिट से ले लिया होता है। EMI वाला लॉन्च करूं क्या? CS क्लस्टर इसका आपके पास प्री रिक्वेस्ट से होगा ना? है। हाँ ओके। टिट्टू माइक्रो उबंटू लिया तो भी चलेगा, सिर्फ अपने उस पे क्लाइंट ही ये करने का है, इंस्टॉल करने का। हाँ मगर है ना उनके पास तो आसान जाएगा। अपन पासवर्ड का जो ऑथेंटिकेशन के लिए अपन ने पासवर्ड का लिया है क्या? IML रोल का दिया था मेरे को याद नहीं। पासवर्ड ओके IML रोल किया
दिया हुआ था तो उसने मतलब अभी वो भी करके दिखा हुआ था मगर अभी वो नहीं किया ना। उसका की वगैरह फिर सब करना पड़ा रहेगा। यस 30 GB सफिशिएंट है ना? हाँ क्लास क्या लिए तो फिर भाई? टिट मीडियम लिया इंस्टेंस। वहाँ ठीक। बंतु लियो ना। नहीं, मेरा CentOS EMI से लॉन्च किया है, सेंटोस का है। वहाँ T3 लिए थे ना आरडी? हाँ 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 वैसे कुछ नहीं रहता है वो अगर लिया भी तो और यहाँ अगर लिया तो भी चलता है ना क्योंकि वो डेटाबेस का यहाँ का मतलब सब है ना। सिक्योरिटी में क्या डाले? माय आईपी। हाँ, मैं फिर just चलो हो गया कनेक्ट। कर दो लॉन्च। स्क्रीन दिख रहा है क्या मेरा? नहीं दिख रहा है। नहीं दिख रही। स्टक हो गया कंसोल दिख रहा है। ये ऑल स्क्रीन ठीक है, ये आ गया। कंसोल हाँ आ गया। क्या अभी चलो करो कमांड इन पॉइंट से कर सकते हैं ना अपन वहां से इन पॉइंट से। माई सिक्योर इंस्टॉल करना पड़ेगा ना। इंस्टॉल करना पड़ेगा हाँ सॉरी स्क्रिप्ट से। ये प्रीरिक्विजिट हेलो बोलो ना। तौसीफ भाई, क्लाइंट हाँ, इंस्टॉल करो ना इसका वाला MySQL का। मेरे पास का ये नहीं है स्क्रिप्ट इसका RDS का है क्या तुम्हारे पास? MySQL डालो ना। sudo apt sudo yum sudo install yum इंस्टॉल MySQL और MySQL MySQL हाइफन क्लाइंट हाइफन क्लाइंट हाइफन स्पेस मत दो बीच में। मत दो ना, वहाँ पे ना डबल टैप करो, वहाँ पे डबल टैप करो। ओके, तो फिर है ना, नहीं नहीं कनेक्टर है क्लाइंट। डबल टैप करने बोले था। डबल टैप भी किया है, नहीं आ एक रहा है। काम करो, क्लाइंट डालो क्लाइंट। मैन्युअली राइट करो। हाँ क्लाइंट लिखो। और एंटर करो। हाँ नहीं हुआ तो फिर अपडेट करना पड़ेगा। नहीं हो गया ना, हो अपडेट नहीं हो जाएगा। गया। हो गया वो। रिक्विजिट वाला हो गया। EMI उनका वाला। हाँ, प्री रिक्विजिट वाला है। बोल रहा है नो पैकेज MySQL क्लाइंट अवेलेबल, एरर नथिंग टू डू। वही हाँ, अपडेट ये मतलब करना प्री रिक्विजिट वाला। नहीं, अब ऑलरेडी अवेलेबल है ना ये। हाँ अवेलेबल है। अच्छा मैं वही बोल रहा हूँ प्रीरिक्विजिट में हाँ पहले MySQL लिखा हाइफन होगा ना। बराबर है। हाँ यस 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 हाँ डायरेक्ट दो उसको कमांड MySQL हाइफन एच से इन पॉइंट दे दो उसको। MySQL आई ना। MySQL हाइफन एच MySQL दे दो हाइफन एच हाइफन एच। MySQL हाइपन एच हाँ एंड पॉइंट दे दो एंड पॉइंट डालो। हाँ ओके, हाइपन कैपिटल हाइफन P। यू LP ले लो मतलब पोर्ट नंबर डाल दो उसके बाद जो है ना डबल 306। हाँ एडमिन स्मॉल मतलब उसके बाद हाइपन यू डाल दो ना अपना हाइपन यूजर मतलब हाइपन यू मतलब हाइपन यूजर। हाइपन यू एडमिन, बाद में हाइपन पासवर्ड स्मॉल में। स्मॉल p। हाँ स्मॉल p हाइपन स्मॉल p। ओके 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 कर दो enter।
हाइफन यू डालना पड़ता है कि भाई कमांड नहीं फाउंड नहीं हो रहा भाई MySQL नहीं है उसमें। क्लाइंट ने उसमें आपने नाम चेंज किया था डेटाबेस का, मतलब एडमिन नहीं रखा, कुछ तो चेंज किया था ना? नहीं एडमिन नहीं है। आप एक बार वर्जन चेक कर लीजिए ना MySQL हाइफन। सिक्योरिटी ग्रुप आपने क्रिएट किया था या एग्जिस्ट किया था? एग्जिस्ट कई बार इंस्टॉल करना पड़ेगा ना MySQL का। 1 2 3 कुछ था माइस्क्यूएल सर्वर इंस्टॉल करो ना भाई, सर्वर वो इंस्टॉल करना पड़ता sudo yum install ना। है। हाँ sudo yum इंस्टॉल। नाइस। हेलो तौसीफ भाई, हाँ बोलना। आपने क्या जो सीएम की अपनी जो ये है ना स्क्रिप्ट है ना, वो ओपन करो, तुरंत वो कट कर लो सर। हाँ वो सीएम हाँ सीएम की स्क्रिप्ट में जो पहले 4 कमांड है ना वो रन करने पड़ते हैं भाई, फिर होता है वो। मेरा भी ऐसे हो रहा था, कमांड नॉट अब बना रहा। इन्होंने प्रीरिक्विजिट में क्या क्या किया है आपने को पता नहीं ना वो ऑलरेडी। हाँ प्रीरिक्विजिट में उसके कनेक्टर ऊपर है के जो है ना। हाँ क्या करो, जहाँ पे है ना MySQL सर्वर क्लाइंट, वहाँ पे नीचे नीचे इसके नीचे नीचे नहीं, और नीचे नीचे ये नीचे ये कनेक्टर है उसके नीचे। हाँ ओके। हाँ ये इंस्टॉल यहाँ पे है ना MySQL का वहाँ तक है हाँ ना, वो सब डालने पड़ते फन ना। वाई तक 5 लाइन है ना, 5 लाइन 5 कॉपी करो। कमांड्स। wget से ना। स्टार्ट भी डालना पड़ेगा तो हो जाएगा ना। wget से नहीं ना। स्टार्ट नहीं करना होगा। स्टार्ट स्टेटस मैंने अरे डाला था एक मिनट रुको wget वाले से कमांड से शुरू करो ना। हेलो, मैं क्या बोल रहा हूँ, 5 लाइन पूरी हाँ कॉपी करो वो पूरी 5 लाइन कॉपी करो पहले से। डब्ल्यू से तो जो है ना सर्वर वाई तक के हाइपन वाई तक कॉपी करो, अभी फायर करो। नहीं कौन सा है? ये स्क्रीन के सामने ब्लैक बॉक्स क्यों आ रहा है यहाँ पे? ये निकल नहीं सकता क्या? भाई कौन सी कमांड रहेगी, चेक कर लो एक एक कमांड की। अरे दबा अच्छा कमांड। एक मिनट sudo yum install MySQL सर्वर हो गया। क्योंकि ये वो आखिरी वाला रहेगा। नो जीपीजी वाला होगा। यस कर दो आप। आप 2-3 बार अगर अच्छे से प्रैक्टिस किए होंगे तो प्रीरिक्विजिट में उसका मतलब इमेज आप बना सकते हैं ना अपना अपना पूरा उसको इंस्टॉल करके। तो यस वही यस इन्होंने शायद नहीं बनाए होंगे तो नहीं इसलिए प्रॉब्लम है। प्रीरिक्विजिट का EMI बनना है ना पूरी। नहीं ये देखो यहाँ तक प्रीरिक्विजिट का तो बना नहीं, हाँ मगर उसके जो इंस्टॉल किया था क्या इसको डेटाबेस नहीं यहाँ तक किया है अपना पूरा जेट कनेक्ट करके। डेटाबेस एक ही मशीन पे रहेगा ना सर? हाँ चलो हो गया। क्या करो अभी MySQL -h एंड पॉइंट डालो वहाँ पे। हाँ यू नहीं हाइफन कैपिटल नंबर चलेगा पहले कैपिटल भी पोर्ट नंबर डबल करो एडमिन और उसके बाद स्पेस पर स्मॉल p पासवर्ड के लिए -u admin capital -p सॉरी स्मॉल नहीं कैपिटल ओके स्मॉल पासवर्ड के लिए एंटर करो। अभी कोड दो आपने जो डाला था मास्टर पासवर्ड करके वो डाल दो। पासवर्ड 1 2 3 पासवर्ड 1 2 3 ना। हाँ डाल दो आप। हो गया।
हो गया लगना। हाँ शो डेटाबेसेस मैं अभी कुछ नहीं होगा अभी खाली क्रिएट ही किया नहीं ना, अब डेटाबेस क्रिएट करना पड़ेगा आपको, तो उसके बाद दिखेगा वो उधर जाके कनेक्शन चेक करते हैं किधर। दिखा रहेगा AWS डेटाबेस पे पहले से कितने जो कनेक्शन डेटाबेस नहीं दिखाएगा क्या अभी? दिखाएगा। क्लिक करो शो डेटाबेसेस का, देख बार। ये तो डिफॉल्ट है ना अंदर MySQL तो का उसमें हाँ तो नहीं है ना, उसमें कुछ नहीं है ना अभी। अभी डाला ही नहीं है कुछ तो मेरा उसमें। हाँ तो यहाँ से कि वहाँ देख सकते हो आप, यहाँ से डाल दो वहाँ मतलब फिर देख लो। स्क्रिप्ट में जो दिया है डेटाबेस क्रिएट करने का RDS पे जो जाके एक बार कनेक्शन चेक करो ना। हाँ अभी वो क्रिएटिंग ही बता रहा है वो, तो रिफ्रेश करो ना, हाँ वो F5 से रिफ्रेश करो। एक्टिव है ना आपका डेटाबेस, तो आप ही लिखा है हाँ ना। एक्टिव। किधर देखना है कनेक्शंस क्या। कनेक्शन हो गया ना अपना वाला, वो तो कनेक्ट हो गया ना हाँ इंस्टेंस कनेक्ट पे। हो गया। कोई बोल रहा था ना, कोई उनको कुछ चेक करना था ना इधर। उसने अभी देखो हो गया ना सब। डेटाबेसेस पे हेलो, जाके देखो। इधर एक अभी एक ही कनेक्शन दिखाता है, लेकिन सीएम पर जब जाते हैं ना तब कनेक्शन बढ़ जाए। हो गया। इधर कनेक्शंस दिखा रहे थे मैंने किया इसलिए। उसमें हो गया अभी जब स्कूल का तो सीएम में डेटाबेस का आईपी डालना है तो फिर इसका आईपी डालना पड़ेगा। एंड पॉइंट डालना पड़ेगा इधर। ठीक है कर देते हैं एंड। ओके थैंक यू नीलय। हो गया ना सब। थैंक यू सो मच। यस थैंक यू। थैंक यू सो मच। थैंक यू सर। थैंक यू।